हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग बच्चा लोग। क्या आप लोगों को मेरी आवाज बिल्कुल अच्छे तरीके से सुनाई दे रही है और आप लोग मुझे देख भी पा रहे हो? तो फटाफट एक बार थम्स अप, आग साग लगा दो और सब कुछ कर दो जिससे कि हमें समझ में आ जाए। जल्दी से बता दीजिए प्लीज बच्चों, फटाफट बता दीजिए। शुरू करेंगे अपना क्लास एकदम बढ़िया तरीके से और सीखेंगे आज तगड़ा तगड़ा चीज बहुत ही जल्दी जल्दी। जल्दी से बताइए। मैसेज नहीं कर पा रहे हो क्या तुम लोग? अरे मैसेज नहीं कर पा रहे हो? क्या कर रहे हो बताओ। ठीक हूं मैं बिल्कुल, थैंक यू। चलो शुरू करते हैं। आई थिंक आप लोगों को आवाज आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। एक बार मुझे मेरी टीम बता दे बस। मैसेज नहीं कर पा रहे हो क्या? आज क्या हो रहा है? चलो आई होप आप लोगों को आवाज आ रही है और क्लियर है। एक मैसेज आया, ऑल क्लियर। ओके चलो फिर ठीक है। ओके यस आई विल फॉलोइंग द लेक्चर प्लानर। बिल्कुल लेक्चर प्लानर को ही फॉलो कर रहे हैं बेटा, 100%। नया लेक्चर प्लानर आप लोगों को नहीं मिला है क्या? जब से लेक्चर प्लानर हुआ है हम 3 लेक्चर्स आगे चल रहे हैं और लेक्चर प्लानर को बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब मैसेज आ रहा है। चलो थैंक यू बच्चे लोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपना क्लास और आज बहुत सारा चीज करेंगे। लेक्चर प्लानर बिल्कुल फॉलो हो रहा है, लेकिन ऐसे तलवार लेके खड़े हो जाओगे कि नहीं, जो जो चीज है जिस दिन उसी दिन कराओगे तो लेक्चर 2 आवर्स का भी हो सकता है। ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए, बहुत लोग सिद्धार्थ जी के फैन हैं। रिप रियली लोग ऐसे कम एज में चले जाते हैं, बहुत गलत है। एवरीथिंग फाइन सर। चलो तो आज का लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चा लोग, मैं हूं आदित्य आनंद आप लोगों के सामने और आज अपन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 8, जिसमें कि आज अपन कवर करने वाले हैं सबसे पहले एडी करंट को। ओके, सबसे पहले कवर करने वाले हैं एडी करंट को। पहला टॉपिक ये एडी करंट। उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपन कुछ प्रॉब्लम्स जो कि लास्ट क्लास में हमने सोचा था करेंगे, और उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे एलआर सर्किट। वैसे आज का टॉपिक में ये है, लेकिन क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि मैं एडी करंट करवाऊंगा तो इसीलिए मैंने इसको मेंशन किया है। ग्रोथ ऑफ करंट एंड डीके ऑफ करंट, स्टडी स्टेट एनालिसिस, स्टडी स्टेट एलआर का भी और एलसीआर का भी। तुम्हें मैं एल आरसी सर्किट पढ़ाया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, आज उसका थोड़ा थोड़ा फील आएगा, राइट। इसके बाद करेंगे बच्चे, हमें पता है यार, हमें पता है फिजिक्स में क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होगा और एकदम सब कुछ होगा। आप टेंशन ना ले, बहुत ही परफेक्ट होगा, बहुत ही बढ़िया होगा। अगला क्या है, करंट इन वेरियस ब्रांचेस, मतलब न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा है। चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एडी करंट का। एडी करंट को समझ लेते हैं क्योंकि हो सकता है कभी कभी थियोरेटिकल क्वेश्चंस इसके ऊपर आ सकता है, राइट। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले मैं एडी करंट को समझाऊंगा हमेशा की तरह, ओके, और उसके बाद तुम इसे ढंग से कर लोगे। चलिए सर, बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले एडी करंट को अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो सारे लोग इधर ध्यान देंगे और अपन एडी करंट को सबसे पहले समझ लेते हैं, ठीक है। होता क्या है ये एडी करंट, बहुत ही काम का चीज है, पता है तुम्हें, वेरी यूजफुल। वैसे है तो ये लॉसेस, अ काइंड ऑफ लॉसेस है ये, लेकिन देखो साइंस का कितना ज्यादा बढ़िया बात है कि किसी लॉस को भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फायदा उठा सकते हैं लॉस को भी,
ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मजेदार तरीके से। फिर विशाल एकदम मजा ही आएगा, बहुत ही जबरदस्त वाला और बहुत ही तगड़ा वाला मजा आएगा। तो चलिए देखते हैं, इधर जल्दी से पढ़ने वाले बच्चे इधर ध्यान दें, चैट करने वाले चैट को देखें, और जो सीखने आए हैं वो चुपचाप चैट को बंद करके मेरा बात सुने, बहुत ही अच्छा एंजॉय करेंगे फिजिक्स का। ओके सर, चलिए एडी करंट का कॉन्सेप्ट जो है वो एक्चुअल में एक रेंडमाइजेशन ऑफ करंट से है। ये क्या बोल दिया सर, समझ नहीं आया, बताऊंगा अभी मैं। मतलब एक ऐसा डायरेक्शन करंट का जो हम प्रिडिक्ट ही ना कर पाए, इसी रेंडम करंट के चलते एडी करंट का नाम आया। एडी का मतलब ये होता है रैंडम चीज, रैंडम जिसका डायरेक्शन तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो जैसा नाम है वैसा ही काम भी है, लेकिन फिजिक्स में इसे अच्छे से समझना पड़ेगा सर। तो चलिए ध्यान से देखते हैं इधर कि रेंडमाइजेशन जो आप बोल रहे हो, एक विदाउट एनी डायरेक्शन की बात कर रहे हो सर, इसका रियल मतलब फिजिक्स में क्या है। तो अगर आपके पास कोई, सपोज कर लो मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, एक सिलिंड्रिकल रीजन में एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। पूरा ध्यान से देखना, पूरा ध्यान देना, इधर एक एक चीज समझ में हमेशा की तरह आएगा। सपोज करो मेरे पास एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, ओके सर, और इस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने क्या किया, एक मेटल रॉड को, मेटल रॉड मतलब मेटल प्लेट बोलो, मेटल प्लेट, जिसको कि इसके अंदर मैं इंसर्ट करना चाहता हूं। ठीक है, पूरा कंसंट्रेशन लेवल हाई होना चाहिए, चैट को बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए और पूरा ध्यान इधर होना चाहिए, एक एक चीज फील आएगा अभी। जैसे ही सपोज करो मेरे पास ये एक रॉड है और इस रॉड को मैं मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कराना चाहता हूं। सपोज करो ये एक रॉड है हमारे पास और एक प्लेट है, रॉड वर्ड अच्छा नहीं है, एक प्लेट है, क्या है, एक प्लेट है। ओके सर, इस प्लेट को मैंने क्या किया है, इस मैग्नेटिक फील्ड में मैं एंटर कराना चाहता हूं। ठीक है, ओके सर, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो। अरे बड़ी लफड़ा है, आज मैं एडिट कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ सही बोल रहे हो सर आप। चलो, तो ये इसको कवर कर लिया, यहाँ पे ऐसे ऐसे बना दिया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलो, जैसे ही ये प्लेट को मैं एंटर कराऊंगा, तो प्लेट है तो पूरा मेटल ही की है, सब जगह यहाँ पे मेटल 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 है। हाँ, इसका मतलब मैं इसको अगर ऐसा फील कर दूं किसी एक दूसरे रेड कलर से, मान लो मैं इसको फील करूं ऐसे ऐसे, तो आई थिंक तुम्हें कोई हर्जा नहीं होनी चाहिए। नहीं सर, हमें कभी भी कोई हर्जा नहीं होता है, तो अभी भी कोई हर्जा हमें नहीं होगा, हमें वैसे भी कभी भी कोई हर्जा नहीं होता। ये बात तुमने सही बोली यार बच्चे, तुम लोग बड़े ही अच्छे बच्चे हो, सिर्फ पढ़ाई करते हो। नहीं, देखो अब ध्यान देना। ठीक है सर, ओके, लेकिन यार ये मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसा है ना यार। हाँ, ये तो ऐसा है। तो जैसे ही इस प्लेट को मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाऊंगा, तो कहानी क्या हो जाएगा, जरा देखना बेटा, कहानी कहां परिवर्तित हो जाएगा देखना। तो कहानी ये हो गया सर कि मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में है अभी फिलहाल। ठीक है, छोड़ दिया मैंने। अब मैंने क्या किया यार बच्चों, मैंने मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैंने क्या किया, इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए, जल्दी से देखना। ओके, ये पेज से जल्दी से मुझे निकलना पड़ेगा। ठीक है सर, चलो, जैसे इस प्लेट को मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाऊंगा, क्या होगा जरा देखना। जैसे इस प्लेट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले गया, तो क्या होगा, सपोज करो ऐसे ही कोई एक जनरल एक लूप में बना लिया, यहां पे जनरल कोई भी एक लूप बना लिया, सपोज करो, मुझे नहीं पता, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट लूप्स हो सकते हैं। लेकिन पूरा बात सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है और इस प्लेट को मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंसर्ट किया। ठीक, अब क्या होगा उसको दूसरे पेज में समझाऊंगा मैं, यहां पे थोड़ी दिक्कत हो रही है। ओके सर, आपके पास एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत ही बढ़िया बात है। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में आपने क्या किया, एक प्लेट को एंटर करवाया सर। जैसे इस प्लेट को क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में आपने एंटर करवाया, अब क्या हुआ सर, इस प्लेट के अंदर बहुत सारे ऐसे रैंडम तरीके से लूप्स क्रिएट हुए। अब जैसे ये किसी वेलोसिटी से या ऐसे लूप के अंदर एंटर करवाओगे, तो होगा क्या, इसके थ्रू फ्लक्स चेंज होना शुरू हो जाएगा। क्यों सर,
फ्लक्स क्यों चेंज होना शुरू होगा? क्योंकि बेटा एरिया ये यहां है, अब थोड़ा सा अंदर जाएगा तो ये इधर चला जाएगा, ये और अंदर जाएगा तो हालात कुछ ऐसे हो जाएंगे, ऐसे ऐसे हो जाएंगे हालात जब ऐसे हो जाएंगे तो ये लूप कुछ ऐसा हो जाएगा। तो एरिया देखो अब इतना सा एरिया हो गया, पहले इतना सा एरिया था, मतलब एरिया बढ़ने लगा। हाँ सर, एरिया बढ़ रहा है मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है। यस, तो जैसे ही इस प्लेट को पूरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले गया तो इसके चलते मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने लगा। क्या होने लगा? फाई बी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के चलते मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? चेंजेस, और इसके चलते इसके अंदर एक इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो जाएगा, एक इंड्यूस्ड करंट डेवलप्ड हो जाएगा। क्योंकि जैसे ये जो प्लेट है, ये पूरा का पूरा प्लेट है भैया, ये ऐसा है, ऐसा ऐसा ऐसा, यानी कि ये मेटल प्लेट में जो लूप का डायरेक्शन है वो तो एक मैंने ऐसे ही बनाया, लेकिन तुम फील करो कि ऐसे तो इनफाइनाइट प्लेट्स हो सकते हैं, ये तो मेटल है, ऐसे तो इनफाइनाइट लूप्स क्रिएट हो सकता है क्योंकि मेटल है, कोई गाइडेड पाथ तो है नहीं ना। गाइडेड पाथ मतलब जिसके थ्रू करंट जा सकता है, एक्चुअल में ये कोई पाथ तो है नहीं सर, है ना। तो क्या होगा बेटा, यहां पे जैसे ही तुम इसमें ये जो है ये वाला प्लेट इसको अंदर ले जाओगे तो इसको अंदर ले जाने से क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से क्या होगा? इसके अंदर एक इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो जाएगा। अब ये इंड्यूस्ड करंट जो होगा रैंडम डायरेक्शन में होगा। द रीजन इज इसके अंदर इनफाइनाइट लूप्स पैदा हो जाएगा। एक लूप ऐसे भी हो सकता है, एक लूप ऐसे भी हो सकता है, एक लूप ऐसे भी हो सकता है, एक लूप ऐसे भी हो सकता है। यार करंट के पास कोई तार नहीं है जुड़ा हुआ, अभी तो पूरा का पूरा प्लेट है ये, और उसके अंदर से फ्लक्स चेंज हुआ तो वो इंड्यूस करंट का एक्चुअल डायरेक्शन पता ही नहीं चलेगा। इसके अंदर जो इंड्यूस करंट होगा, दैट करंट इटसेल्फ स्टार्ट सर्चिंग द पाथ ऑन विच द इंड्यूस करंट स्टार्ट मूविंग। तो इंड्यूस करंट तो जन्म ले लिया भाई, लेकिन अब उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा है, और ऐसा समझो कि अनंत रास्ते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंडक्टर्स है। अगर ऐसे पाथ की बात करोगे तो इसके पास प्लेट्स तो कंडक्टर है, यानी कि कैसा भी तार कैसी भी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर सकता है। गेटिंग क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? तो क्या होगा यहां पे कहानी कि इसके अंदर जो इंड्यूस करंट डेवलप होगा, इस इंड्यूस करंट का कोई भी गाइडेड पाथ नहीं होगा, और इसके पास क्या होगा? ये इंड्यूस करंट खुद ही अपना रास्ता ढूंढने लगेगा। आज तक ऐसा नहीं होता था, आज तक हमेशा एक तार रहता था, और जिसके चलते फ्लक्स चेंज हो जाता था इंडक्टर के थ्रू। तो ये तार के थ्रू हमें पता है ये गाइडेड पाथ से चलता था, है ना, हमें पता है ये गाइडेड पाथ से चलता था। गाइडेड पाथ का क्या मतलब है कि करंट इंड्यूस हुआ ऐसे वैसे इसी में चलेगा, हवा में थोड़ी चलेगा यार करंट। नहीं। लेकिन यहां पे क्या होगा? ये लूप्स रैंडम तरीके से बनना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक जो प्लेट है इसके अंदर तो इनफाइनाइट वायर्स है, ऐसे समझ लो तुम। एक जो प्लेट है, क्योंकि वो मेटल का है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहीं पे भी मूव कर सकता है उसके सरफेस के ऊपर, तो इस सरफेस में करंट आ जाता है यहां पे, और उस करंट का डायरेक्शन कोई एक गाइडेड डायरेक्शन नहीं होता, अनगाइडेड डायरेक्शन होता है। तो करंट का एग्जैक्ट डायरेक्शन यू कैन नॉट डिसाइड। तो नो वन कैन डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ दिस करंट, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एडी करंट। That's why it is called eddy current. तो अब जो इस प्लेट के सरफेस के ऊपर due to the change in flux developed induced current, and that induced current itself starts searching the path, although here there is no guided path, so current is moving in random direction. अब क्या होगा? जैसे ही करंट रैंडम डायरेक्शन में मूव करने लगा तो उसके करंट रैंडम पाथ बना लेगा, ढेर सारे पाथ बना लेगा। हाँ, अब क्या होगा? अब वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, करंट अगर ऐसे मूव किया, इसका मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव किया होगा। करंट अगर ऐसे मूव किया तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव किया होगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही है कंडक्टर के ऊपर। अच्छा, तो अब यार खतरनाक तरीके से होगा। एक ऐसा फील करो, इमेजिन करो, एक ऐसा सिचुएशन जहां पे एक रूम है और इसके अंदर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ थिंग्स है, कुछ भी है। थिंग्स मैंने बोला, तुम ही हो, 500 बंदे को मैंने रूम में दे दिया और उसको इतना एनर्जी दे दिया कि उसे अब रास्ता चाहिए भागने का। तो क्या होगा भाई? कोई अगर ऐसे भागेगा या कोई ऐसे भागेगा, कोई ऐसे भागेगा, कोई ऐसे भागेगा, लेकिन टकराएगा जरूर।
तो इसमें क्या होता है, कोलिजन स्टार्ट होने लगता है। तो इन कोलिजन के चलते ये क्या होता है, यहां पे हीटअप होने लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैंपिंग स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये जो फ्लक्स है जिसके चलते एनर्जी का क्रिएशन हो रहा था वो अब लॉस होने लगता है। क्यों? क्योंकि कोलिजन हो रहा है तो एनर्जी का लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पे दो तीन बातें हमने बताई पूरा का पूरा। पहला तो फ्लक्स चेंज होने के चलते यहां पे रैंडम डायरेक्शन में करंट का मूवमेंट होता है और वो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन हम एक्चुअल में डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो वो रेंडमाइजेशन ऑफ करंट इसलिए होता है क्योंकि मेटल है, ये हवा नहीं है बड़ा हुआ, प्लास्टिक नहीं है, तो इसमें बहुत सारे कोई भी लूप बना सकता है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। उसके चलते इसमें क्या हुआ, उसके चलते इसमें करंट इंड्यूस हो गया और करंट इंड्यूस होने के चलते ये करंट इतना ज्यादा रैंडम डायरेक्शन में हुआ कि ये कॉलिजन के चलते और काइनेटिक एनर्जी के लॉस के चलते इसके अंदर एनर्जी हीट अप हो गया, गर्म होने लगा। तो एनर्जी का भी लॉस हो गया जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैंपिंग के नाम से अभी समझने वाले हैं। तो यहां तक आई होप आप लोगों को सब कुछ पूरा का पूरा समझ में आ गया है और यह बात पूरा का पूरा समझ में आ गया कि किस तरीके से यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैंपिंग का कॉन्सेप्ट है। तो अब इसको मैं पूरा डिटेल में पहले समझाता हूं, जो बोला जरा सा सुनिएगा अच्छे से। एडी करंट है क्या सर? एडी करंट का कॉन्सेप्ट यह है, एडी करंट्स are produced on the surface, this is the most important point, of any conductor on the surface of any conductor। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये होता क्यों है? when flux of magnetic field changes, or we can say that conductor in bulk is subjected to changing magnetic flux। यानी कि एडी करंट का सारा खेल किसी कंडक्टर के सरफेस के ऊपर है। तार में एडी करंट नहीं होगा क्योंकि उसमें गाइडेड पाथ है। तो इसके चलते क्या होगा, यहां पे कंडक्टर के सरफेस पे फ्लक्स के चेंज होने से पूरा का पूरा करंट आ जाएगा। और यदि मजा आएगा मस्त तो आग लगाना, लेकिन पूरा समझाने दो पहले। फिर डायरेक्शन और सेंस ऑफ एडी करंट के बारे में क्या बोलोगे? इसका कोई डायरेक्शन हम नहीं बता सकते सर। तो इसको हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द करंट इंड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर आर लाइक कर्लिंग एडिंग इन वाटर। जैसे वाटर में कोई एक डायरेक्शन, जैसे बहुत हाइट से तुम वो फ्लो करवाते हो, जैसे टर्बुलेंट फ्लो की बात करते थे वाटर में, उसका डायरेक्शन कैसा होता था? कोई डायरेक्शन ही नहीं है, ऐसे होता है, कोई ऐसे होता है, कोई ऐसे होता है, कोई ऐसे ऐसे निकल जाता है, कोई ऐसे घूम जाता है, कोई ऐसे घूम जाता है। इस तरीके का रेंडमाइजेशन हो जाता है उसके अंदर। द डायरेक्शन ऑफ दिस करंट इज रैंडम एंड चेंजेस विद टाइम। पता ही नहीं रहता है, कहीं पे भी घूम सकता है। कंडक्टर मूव एंड इन आउट, जैसे हमने अंदर किया जैसे हमने बाहर किया, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होगा, ठीक है। एंड सो दे आर नोन एज एडी करंट। तो अब हमने तुम्हें ये सारे के सारे चीजें बता दिया है। रीजन क्या है एडी करंट का, ये भी मैंने बता दिया है, जरा वो भी देख लो। एडी करंट्स आर इंड्यूस्ड व्हेन फ्लक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस थ्रू एनी कंडक्शन इन बल्क। ओके, बल्क में अगर कंडक्टर है तब एडी करंट होगा, एक वायर अगर कंडक्टिंग है तो उसमें नहीं होगा, ये ध्यान रखना। These currents are not describable, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे तुम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इसका एग्जैक्ट पाथ नहीं बता सकते हो, बिकॉज दे कॉज हीटिंग ऑफ द कोर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स सच एज ट्रांसफॉर्मर एंड सो कॉज द लॉस ऑफ एनर्जी। ये थोड़ा इंग्लिश अच्छा सा लिखा हुआ है, किसी बुक का लैंग्वेज है, एनसीईआरटी का, स्पेशली एनसीईआरटी के लैंग्वेज को आजकल हम लोग दे रहे होते हैं तुम्हारे नोट्स के ऊपर। तो ये सरफेस पर ही क्यों आर्यन आदित्य राज? अरे सरफेस पे इसलिए क्योंकि सरफेस पे ही तो मूव कर सकता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बल्क में कभी भी तुम कंडक्टर के बल्क में थोड़ी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहीं कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट आ सकता है, ये तो बताया। तो कभी भी कंडक्टर के सरफेस पे ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटरसेक्शन होगा। तो कोई भी कंडक्टर लो, कैसा भी कंडक्टर लो, उसके सरफेस पे ही करंट मूव करेगा, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो अंदर में करंट नहीं हो सकता। अनगाइडेड करंट कभी भी बिना इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं हो सकता। तो बच्चों यहां तक हर एक चीज मैंने क्लियर कर दिया है। और यस डेफिनेटली आयुष, एनर्जी का लॉस हो रहा है और यहां पे पूरा का पूरा ये चीज हमें समझ में आ गया है।
तो आई होप आप लोग पूरा का पूरा सब चीज एकदम मस्त मजा ले लिए हो जीवन का। तो बहुत ही बढ़िया मजा आया, तो एक बार फटाफट से आग लगा दो, थम्स अप कर दो, यो कर दो, जो करना है वो सब कर दो, और हार्ट सार्ट भेज दो ताकि समझ में आ जाए कि यस बहुत ही समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज कुछ होगा शायद इसीलिए मैसेज इतना स्लो आ रहा है, आई डोंट नो, लेकिन कोई बात नहीं है। आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, मुझे पता है कि बच्चे एकदम लगे हुए रहते हैं और उनका मैसेज आता रहता है। यस, एडी का मतलब ही होता है क्या? रैंडम चीज, अनगाइडेड चीज। यस, यही है सिनोनिम। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू बच्चा लोग। चलिए अब हम देखेंगे कि किस तरीके से इसका एप्लीकेशन है, इस एडी करंट का कैसे रियल लाइफ में एप्लीकेशन है। तो जल्दी से देखते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है कुछ। ओके सर, तो एडी करंट का हम लोग यूसेज इन सर्टेन एप्लीकेशन। तो यूसेज इसका सबसे पहला एप्लीकेशन है मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स। बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, मैंने बोला ना कि ये बहुत ही अच्छा सा एप्लीकेशन है, मैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम। जैसे हाई स्पीड ट्रेन होता है फ्रांस में या फिर चाइना में, हमारे यहाँ भी बनाया जा रहा है, तुम समझ ही रहे हो। तो वहां पे इस तरीके के मैग्नेटिक ट्रेन्स होते हैं, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया जाता है, और उस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के गाइडेड के थ्रू, मतलब मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड उसके वेट को बैलेंस करता है और एक दूसरा उसको वेलोसिटी प्रोवाइड कर देता है। तो अगर मान लो सपोज करो इलेक्ट्रिक इधर है और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ऊपर आया, तो दो तरीके का चीज हो सकता है। क्या सर? मैग्नेटिक फील्ड उसके वेट को बैलेंस करके थोड़ा सा एयर में लिफ्ट करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड उसे आगे की तरफ बढ़ा देता है। यस, तो यहां पे एडी करंट क्या होता है? उस ब्रेक को, उस ट्रेन को रोकने में मदद करता है। कैसे? देखो, जैसे ही उसको रोकना होता है तो वो क्या करता है, वो ऐसा कुछ मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू कोई प्लेट्स को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कराया जाता है, और वो काइनेटिक एनर्जी होता है उसके अंदर। किसके अंदर? काइनेटिक एनर्जी किसके अंदर होता है? उस ट्रेन के अंदर। तो वो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो लॉस होता है हीट में और स्पीड कम हो जाता है। उसको थोड़ा सा ढंग से समझो। यहां पे देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर सिचुएटेड अबव द रेल्स इन सम इलेक्ट्रिकली पावर्ड ट्रेन, राइट? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो। फिर क्या हुआ? व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर एक्टिवेटेड, the eddy current induced in the rails opposite to the motion of the train। तो जिधर मोशन है ट्रेन का उसके अपोजिट डायरेक्शन में एडी करंट इंड्यूस होता है, जिसके चलते स्पीड को रोका जाता है। As there are no mechanical linkage, why it is saying that there is no mechanical linkage? क्योंकि ट्रेन का जो व्हील्स है ना बेटा, इस ट्रेन का व्हील्स को क्या किया जाता है, यहां पे लिफ्ट किया जाता है एयर में। इसका जो mg है उसको किसी एक मैग्नेटिक फोर्स से बैलेंस किया जाता है या इलेक्ट्रिक फोर्स से, और यहां पे इसे वेलोसिटी प्रोवाइड किया जाता है इधर। और इसके अपो इसको रोकना है तो ये पटरी से थोड़ा सा हवा में रहता है, ये एकदम से नहीं रहता। ये जो तुम्हारा रेल्स का पटरी है ना, रेल्स है जिसको बोलते हो, उससे थोड़ा सा हवा में, इसीलिए लिखा हुआ है एज देयर आर नो मैकेनिकल लिंकेज। देखो, मैकेनिकल लिंकेज मतलब पहले तो तुम जानते थे कि हमारे यहाँ इंडियन ट्रेन क्या चल रही होती है, बिल्कुल उसके ऊपर हवा में थोड़ी उड़ जाता है यार, नहीं, वो जो व्हील्स होता है वो बिल्कुल रेल्स के ऊपर ही होता है, कांटेक्ट होता है, मैकेनिकल कांटेक्ट। लेकिन यहां पे क्या हुआ, इसको थोड़ा सा हवा में लिफ्ट किया गया है। ठीक है, एक आलोक कुछ बोल रहे हो सर, एडी करंट को सरफेस फिनोमेना बोल रहे हो, तो नोट्स में बल्क लिखा हुआ है, कैसे कैसे? अरे यार तुम लोग थोड़ा ढंग से इंग्लिश पढ़ा करो। मैंने बोला अगर बल्क में है कंडक्टर, इसका मतलब एक तार नहीं है, कंडक्टर बल्क में है, तो सरफेस में वो चार्ज इंड्यूस होगा, वो लिखा हुआ है। इंग्लिश को थोड़ा ढंग से पढ़ लेना बेटा, ठीक है? ओके, तो यहां पे अब हमें समझ में पूरा का पूरा चीज आ गया है सर कि किस तरीके से मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स में ये कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं ट्रेन को रोकने के लिए। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। अब डैम्पिंग का मतलब क्या है? जैसे सपोज करो, एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं। सपोज करो मेरे पास एक मैग्नेट है, अच्छा मैग्नेट है, ओके, और इसको शुरुआत में कोई वेलोसिटी दे दिया मैंने, v वेलोसिटी दे दिया सपोज करो, और मैंने इस मैग्नेट को क्या किया है, इस मैग्नेट को एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया सपोज करो। यस, देखो कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग तुरंत समझ में आ जाएगा तुम्हें। ओके सर, अब क्या होगा देखो, जैसे इसको मैंने यहां पे हैंग कर दिया मैग्नेट को, और इसको इधर की तरफ क्या किया, वेलोसिटी दे दिया अभी टक। चलो बहुत बढ़िया, तो ये जैसे यहां पे हैंग है सर, बहुत ही अच्छा बात है, ये मैग्नेट है आपका। जैसे ही ये इधर जाएगा तो फ्लक्स चेंज होगा, तो करंट का डायरेक्शन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। यस, बहुत ही बढ़िया। फिर क्या होगा,
इसके अंदर वो जो करंट होगा उसके चलते रैंडम डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा, जिसके चलते हीट लॉस होगा। यस, तो ये कुछ दूर जाएगा, लेकिन जब ये दोबारा से वापस आएगा तो करंट पहले जिस डायरेक्शन में था उसका अपोजिट होगा। क्यों? क्योंकि जब ये एंटर कर रहा होगा तो फ्लक्स बढ़ रहा होगा, फिर एक टाइम पे फ्लक्स कांस्टेंट होगा, फिर फ्लक्स घटने लगेगा तो करंट तुरंत से रिवर्स डायरेक्शन में होगा, जिससे फ्लक्स को वो अपोज करे। हाँ, तो कुछ लॉस हो गया एनर्जी का। फिर से जब दोबारा से ये एंटर करेगा इधर तो दोबारा से सेम फिनोमेना आकर करेगा, मतलब ये फिनोमेना रेगुलर होता जाएगा। और ये अगर यहाँ पे यहाँ तक गया है तो ये एंगल अगर θ1 है, थीटा है, तो अगला θ1 होगा और ये कम होगा डिस्टेंस, ये एंगल कम होगा। फिर ये यहां तक जाएगा, फिर ये यहां तक जाएगा, फिर ये यहां तक जाएगा। धीरे धीरे ऑसिलेशन का एनर्जी जो होगा वो खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और ये रुक जाएगा। तो शुरुआत में जो तुमने एनर्जी दिया था काइनेटिक एनर्जी, वो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग के टर्म्स में खत्म हुआ। और वो कैसे हुआ? एडी करंट के चलते एनर्जी का लॉस हो गया। तो उसी चीज को दोबारा से समझ सकते हो। एक और मैकेनिकल एग्जांपल देके भी मैं समझा सकता हूं। जैसे सपोज कर लो कोई वेलोसिटी दिया, वेलोसिटी है किसी बॉल के पास, और यहाँ पे सपोज कर लो हनी है। हनी समझते हो ना, बाबा रामदेव का? हाँ सर, हनी समझ गया मैं। हनी ऐसे ऐसे थोड़ा सॉलिड होता है, तो ऐसे ऐसे दिखा देता हूँ। ये है हनी। हनी मतलब क्या? एक विस्कस लिक्विड की बात करना चाहता हूं। और यहाँ पे एक स्फेरिकल बॉल है, सपोज कर लो ये स्फेरिकल बॉल है, ओके, मेटल का। यहाँ पे एडी करंट नहीं होगा, समझाने की कोशिश करो, मेटल सुन के एडी करंट समझने लगे होगे। तो यहाँ पे क्या होगा? ये मेटल का बॉल, आयरन बॉल है। ये जैसे एंटर करोगे तो अभी मान लो इसका एकदम मैंने फेंका इसे टकाक v वेलोसिटी से, क्या होगा? जैसे ये अंदर जाएगा इसके ऊपर ऊपर की तरफ एक 6π/rv का फोर्स लगने लगता है। क्या होता है? धीरे 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 ये क्या होगा? खत्म होने लगा, खत्म होने लगा, एक जगह आके सेटल हो जाएगा। फिर बहुत स्लोली मोशन में नीचे जाएगा, वेट के चलते जाएगा, अदरवाइज एक ही जगह हो सकता है पड़ा रहे। तो पहले तो था काइनेटिक एनर्जी, और धीरे 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 एनर्जी क्या हो गया? लॉस हो गया। तो वही मैकेनिज्म यहाँ पे भी हो रहा है। बोल रहा है सर्टेन गैल्वेनोमीटर्स हैव अ फिक्स्ड कोर मेड ऑफ नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक मटेरियल्स। रुक जाओ, इसको समझ लो, रुक जाओ। When the coils oscillates, coils या फिर magnets, coils या ऑब्लिक मैग्नेट भी लिख देता हूं, मैग्नेट या कॉइल भी ले सकते हो तुम, कॉइल भी ले सकते हो कि तुम्हें पता है मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर मैं कॉइल ले लिया और कॉइल को ही ऑसिलेट कराने लगा इसे, तो कॉइल के अंदर भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। हाँ सर, तो कॉइल्स या फिर मैग्नेट ऑसिलेट्स द एडी करंट जनरेटेड इन द कोर अपोजिट टू द मोशन एंड ब्रिंग द कॉइल एट रेस्ट क्विकली। पहला वाला लाइन को छोड़ दो, पहला वाला लाइन का मतलब नहीं है यहाँ पे। समझ में आया? यस, पूरा समझ में आया। पहला वाला लाइन हटा दूंगा। यस, टर्मिनल वेलोसिटी। तो अब यहाँ पे पूरा का पूरा चीज हम लोगों ने समझ लिया है बच्चों कि किस तरीके से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में इसका यूज होता है। ये टर्म्स को छोड़ दो, इस टर्म का मतलब नहीं है अभी यहाँ पे। और दूसरा मैग्नेटिक ब्रेकिंग ट्रेन्स में यूज हो रहा है। फिर तीसरा और चौथा भी देख लेते हैं जल्दी से। इसको मुझे हटाना है तो मैं हटा ही देता हूँ। ये गैल्वेनोमीटर एंड ऑल, इसका मीनिंग तुमको अभी नहीं आएगा क्योंकि हमने वो एग्जांपल्स नहीं लिए हैं। ठीक है सर। दूसरा क्या है सर? दूसरा बताया इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस इज अनदर एग्जांपल। इंडक्शन फर्नेस इज अनदर एग्जांपल। मैं बहुत ज्यादा पीपीटी आज देख नहीं पाया ना, इसीलिए कुछ पॉइंट्स होंगे, तो कोई बात नहीं है, आप लोग टेंशन मत लो, ठीक है? कोई बात नहीं है। देखो, इसको ये थ्योरी है, पहले बात को समझो। देखो, पहले मेरा बात समझो। तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि एडी करंट से कोई न्यूमेरिकल नहीं आने वाला है कभी भी, और कॉन्सेप्ट जो है ये पूरा थियोरेटिकल। जहां भी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है वहां तुमको समझने में दिक्कत हमेशा आती है। तो यहां पे बस इतना सा समझना है कि किसी भी एक कंडक्टर के ऊपर यदि उसे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कराओगे तो उसके अंदर इंड्यूस करंट होता है। वो इंड्यूस करंट किसी भी रैंडम डायरेक्शन में होने लगता है, और उस रैंडम डायरेक्शन में मूवमेंट के चलते उसके अंदर एक हीटअप हो जाता है, जिसको कम करने के लिए हम कुछ करते हैं, अभी मैं बताऊंगा। लेकिन पहले जो चीज हो रहा है उसके एप्लीकेशंस को समझो, और उसका एप्लीकेशन को मैंने अब तुम्हें बताया कि एडी करंट के एप्लीकेशन क्या है। मैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम में है। हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में किसी एक कंडक्टर, कंडक्टिंग मतलब एरिया, सरफेस एरिया को ले जाते हैं, तो वेलोसिटी के अपोजिट में एनर्जी का लॉस होता है जो वेलोसिटी को रिड्यूस कर देता है, खत्म।
फिर दूसरा एप्लीकेशन मैंने तुम्हें क्या बताया कि कहीं पे भी किसी भी मैग्नेटिक ट्रेन्स में या कहीं पे भी ब्रेकिंग सिस्टम में इसे यूज किया जा सकता है। फिर फर्स्ट एप्लीकेशन, फिर दूसरा एप्लीकेशन मैंने तुम्हें बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। डैम्पिंग का मतलब ही होता है लॉस ऑफ एनर्जी। डैम्पिंग का मतलब ही होता है लॉस ऑफ एनर्जी। डैम्पिंग का मतलब ही है लॉस ऑफ एनर्जी। तो यहां पे क्या होगा, एनर्जी का लॉस भी होना शुरू हो जा रहा है, जो कि मैंने तुम्हें यहां पे बताया। और इसका रियल एग्जांपल यहां पे तुम्हें बताया कि किस तरीके से तुम किसी लिक्विड में डाल के करते हो। और यही चीज यहां पे बताया कि मैग्नेटिक्स में क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि फ्लक्स के चेंज होने के चलते बार बार ऑसिलेशंस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। क्योंकि यहां पे एक ऐसा चीज है जो एनर्जी का लॉस करा रहा था, और वो कौन था, एडी करंट डेवलप कर करके, जो कि अपना डायरेक्शन को चेंज कर रहा था। तो जितना मैं बता रहा हूं बस वो उतना ही है, उतना ही समझना है, एक्स्ट्रा नहीं समझना है। ठीक, अब अगला देखो, अगला क्या कॉन्सेप्ट है, इंडक्शन फर्नेस में इसका यूज होता है। जल्दी से देखिए, इंडक्शन फर्नेस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर, ओके, एंड कैन बी यूटिलाइज्ड टू प्रिपेयर एलॉय by melting the constituent metal। हाई टेम्परेचर और तुम्हें क्या है, वहां पे मेल्ट किया जाता है किसको, बहुत सारे मेटल्स को, और एलॉय का फॉर्मेशन किया जाता है। लेकिन अब तुम्हें चाहिए हाई टेम्परेचर। अब वो हाई टेम्परेचर कहां से मिलेगा, वो ये देगा, कौन सा, इंडक्शन फर्नेस। अ हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट इज पास्ड थ्रू अ कॉइल व्हिच सराउंडेड द मेटल्स टू बी मेल्टेड। अब क्या किया तुमने, मेटल है, मेटल के ऊपर क्या किया, पूरा का पूरा कॉइल लगा दिया। और यहां पे कॉइल लगाने के बाद क्या किया तुमने, हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाया। इससे क्या हुआ, हाई फ्रीक्वेंसी के चलते क्या हुआ, जरा सा देखो, हाई फ्रीक्वेंसी के चलते क्या हुआ, जरा देखो, हाई फ्रीक्वेंसी के चलते ये ऐसे है, ये इन जनरल फ्रीक्वेंसी है, इसको अगर बढ़ा दोगे तो इसको बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी। देखो यहां पे एक टाइम इंटरवल में ये 2 बार ऑसिलेट किया है, लेकिन ये इतने ही टाइम में 10 बार ऑसिलेट कर गया। मतलब ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जो प्लस और माइनस वाला था, ये, या ऑल्टरनेटिंग करंट पहले पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, बहुत बार डायरेक्शन करंट का ऐसे ऐसे ऐसे, तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इधर की तरफ होगा। और जैसे ही करंट पलटी मारेगा तो पहले तो इधर था, ये घटाने की कोशिश करेगा। तो थिंक अबाउट द सिचुएशन कि अगर कोई ऐसा कोर है मेटल का और उसके ऊपर बहुत सारे करंट के को तुमने मूव कर रखा है, वह उसी को समझ में आएगा जो मेरा बात समझ रहा है, जो सुन रहा है उसी को समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोग पूरा ध्यान दीजिए इधर, कोई भी थियोरेटिकल टॉपिक अगर आप ध्यान से सुनोगे तब समझ में आ जाएगा। तो चलो इधर देखो जल्दी से, तो यहां पे ऐसे ही कोर है, इसके ऊपर मैंने क्या किया, ऐसे 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 बहुत बार क्या किया, मैंने मेटल का मूवमेंट करा दिया। अब मैंने करंट पास कराया, करंट पास कराने से क्या हुआ, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गए। हाँ सर, अब वो करंट को फिर से रिवर्स डायरेक्शन में पास कराया, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग का मतलब होता है थोड़ी देर पॉजिटिव थोड़ी देर नेगेटिव, मतलब डायरेक्शन इधर और डायरेक्शन इधर। तो पहले डायरेक्शन इधर था तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इधर था, तो ये क्या किया होगा, इंड्यूस करंट पैदा किया होगा, इसे घटाने की कोशिश किया होगा। हाँ, लेकिन जैसे ही करंट तुरंत से चेंज होगा वो क्या होगा, दोबारा से इंड्यूस करंट को फिर से डेवलप कर दिया होगा। उसे कम हो रहा होगा तो बढ़ाने की कोशिश करेगा, घट रहा होगा तो बढ़ रहा होगा तो कम करने की कोशिश कर रहा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत ही सारे डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, करंट तुरंत तुरंत चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो उसके चलते वो जो मेटल होता है वो बहुत ज्यादा हीटअप हो जाता है, और वहां से इंडक्शन फर्नेस में तुम किसी भी चीज को क्या करते हो, मेल्ट कर सकते हो। तो फिर यहां पे भी बताया मैंने, द एडी करंट्स जनरेटेड इन द मेटल्स प्रोड्यूस्ड हाई टेम्परेचर्स सफिशिएंट टू मेल्ट इट। तो अब यहां पे ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट था, इसका क्या था, अ हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट इज पास्ड थ्रू अ कॉइल। तो कॉइल के थ्रू पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग का मतलब ये होता है, डीसी करंट नहीं होता, डायरेक्ट करंट नहीं होता। और उसके चलते क्या हुआ, एडी करंट इतने ज्यादा रैंडम डायरेक्शन में फ्लो होता है कि वहां पे इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर भी जनरेट किया जाता है। तो देखो एडी करंट का कॉन्सेप्ट का यूज कर रहा है फिजिक्स वाला, डिफरेंट एप्लीकेशंस में फिजिक्स में। ऑल्दो ये लॉस है, लेकिन इस लॉस को भी हम कितने तरीके से यूज कर सकते हैं, है ना, है ना।
यस। तो अब एक बच्चा पूछ रहा है यहां पे, जरा सा देखो अब अगला चीज को। अगला क्या है, इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स में। इलेक्ट्रिक पावर मीटर में मैंने तुम्हें बताया था क्या, गैल्वेनोमीटर यूज होता है। देखो, द शाइनी मेटल डिस्क इन द इलेक्ट्रिक पावर मीटर एनालॉग टाइप रोटेट्स ड्यू टू द एडी करंट। अब वहां पे ये ध्यान रखना, ये सब क्वेश्चन कभी कभी थ्योरी में डायरेक्ट आ सकता है कि इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स जो होता है उसमें जो वो मेटल डिस्क होता है छोटा सा, वो नहीं, मेटल डिस्क जो होता है वो रोटेट जो हमेशा ऐसे ऐसे कर रहा होता है, वो किसके लिए कर रहा होता है, एडी करंट के चलते कर रहा होता है। यस, इलेक्ट्रिक करंट्स आर इंड्यूस्ड इन द डिस्क बाय मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय साइनसॉइडली वेरिंग करंट इन अ कॉइल। फिर से वही कॉन्सेप्ट है, कॉइल के अंदर साइनसॉइडली चेंज कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो चेंज होगा तो फ्लक्स के अंदर क्या हो जाएगा, फ्लक्स चेंज होगा और उसके चलते वो क्या होता है, रोटेट करने लगता है, मैग्नेटिक टॉर्क पैदा हो जाता है। ऑब्जर्व द रोटेटिंग शाइनी डिस्क इन द पावर मीटर ऑफ योर्स हाउस। ये जाके आज घर में देख के आना। तो तुम्हें लग रहा होगा कि ऐसे मीटर ऑन है, वो अपने आप क्यों रोटेट हो रहा है, उसमें तो कुछ है ही नहीं, वो सिर्फ ऐसे सेट होता है, जाके देखना अभी ऐसे सेट होता है, उसको कोई मैकेनिकली मूव नहीं कर रहा होता है, लेकिन वो अपने आप क्यों मूव कर रहा है। प्रियांशु क्या बोल रहे हो, ठीक है, इधर देखो इधर देखो इधर देखो। तो तुम अपने घर में मीटर जाके देखो क्या होगा, एक छोटा सा भी वो जो होता है व्हाइट कलर का डिस्क, वो उसको देखोगे तो क्या होगा, उससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के चलते क्या होगा, उसके अंदर एक इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा, और इंड्यूस्ड करंट में तुम्हें बताया था एम क्रॉस बी नाम का टॉर्क पैदा हो जाएगा। एम क्रॉस बी नाम का टॉर्क पैदा होगा, मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन है करंट का, उसके चलते आई इंटू ए मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड है तो वो रोटेट करने लगेगा। यस, ये हमेशा क्या होगा, नहीं मेरा कुछ तबीयत खराब है, अभी ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है कुछ भी, आप लोग बस ध्यान नहीं दे रहे हो पढ़ने में, और मेरा तबीयत भी खराब है, तो मैं बहुत ज्यादा चिल्ला भी नहीं रहा हूँ आज, ठीक है, और तुम लोग पढ़ भी नहीं रहे हो, आज इतना बढ़िया और अच्छा चीज लाया हूँ पढ़ाने के लिए। तो ये हाँ ऋतिक, बोरिंग बनता है तुम्हारे चलते, ये यहाँ पे कोई हॉलीवुड का मूवी नहीं है, बताया था मैंने तुम्हें। तो समटाइम्स पढ़ाई का कुछ कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग होता है, समटाइम्स वो स्ट्रेस लेता है तुम्हारा, तो इसको समझने के लिए स्ट्रेस की ही बात थी। अब जितना चीज मैंने बताया उतना अगर तुम बहुत ही बढ़िया कर लोगे तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन नहीं करोगे तो वो समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पे अब इसके जो कॉन्सेप्ट हैं उसको अगर ढंग से समझ लिया होगा तो न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अभी हम क्वेश्चंस भी ले लेते हैं, चलो अब आगे देखते हैं। तो ये सारा एडी करंट का कॉन्सेप्ट है, इसको एक बार अच्छे तरीके से हम लोग देख लेंगे। चलिए आगे क्या है सर, आगे एक क्वेश्चन है, जरा सा फटाफट बता दो, नीट का ही बहुत पुराना क्वेश्चन है, कमिंग आता है इसके ऊपर क्वेश्चन, एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन, जल्दी से बता दो कौन सा ऑप्शन होगा। एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन अ मेटल इज kept in a varying magnetic field, जल्दी से बता दो। अ मेटल इज kept in a steady magnetic field, तो हमने क्या बताया है सर, यहां पे एडी करंट तो तब होगा जब फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज तब होगा जब या तो बी चेंज होए, या तो ए चेंज होए, या कुछ भी चेंज होए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, अ मेटल इज केप्ट इन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्यों, क्योंकि मेटल तो है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के चलते इसमें बी चेंज होगा, तो बी चेंज होगा, बी चेंजेस तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने के बाद ही होगा, लेकिन अगर केप्ट करके रखोगे स्टेडी में तो नहीं होगा। सर्कुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे फ्लक्स कांस्टेंट होगा, नहीं होगा। सर्कुलर कॉइल करंट पास कराओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, फ्लक्स। तो आंसर ए है तुम्हारा, सही बात, सबने बोला सही। अगला क्वेश्चन बताइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस द एडी करंट इफेक्ट इज नॉट यूज्ड। 2019 का नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, ये 2019 में पूछा हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस एडी करंट इफेक्ट इज नॉट यूज। क्या इंडक्शन फर्नेस में तुमने यूज किया था, यस सर बिल्कुल किया था।
क्या मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स में किया था? यस सर, बिल्कुल किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में हुआ था? यस सर, बिल्कुल हुआ था। तो किस में नहीं हुआ था? इलेक्ट्रिक हीटर में। इलेक्ट्रिक हीटर का कॉन्सेप्ट होता है जूल्स हीटिंग इफेक्ट। जूल्स हीटिंग इफेक्ट, I²RT, इसके चलते इसमें हीट डेवलप होता है। किसके चलते? I²RT के चलते हीट डेवलप होता है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक हीटर जो तुम घर में यूज कर सकते हो, उसके अंदर जूल्स हीटिंग इफेक्ट के चलते वो गर्म होता है, ना कि एडी करंट के चलते गर्म होता है। आंसर क्या है? इलेक्ट्रिक हीटर। 2019 में पूछा गया है। तो जितना चीज मैंने बता दिया तुम्हें एडी करंट के बारे में, वो एट मैक्स था। सारे बुक, सारे कॉन्सेप्ट, सबको मिला के मैंने सारे चीजों को एक जगह ले आया था। अब एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि इसको, लॉसेस को क्या बचाने का कोई तरीका है? यस। तो वन ऑफ द मेथड है जिससे तुम एडी करंट के लॉस को बचा सकते हो, कम कर सकते हो, और वो क्या है वो मैं बता देता हूं। इसको बचाने के लिए जनरली लोग क्या करता है, ऐसे कोई मेटल लिया और उसके अंदर ऐसे ऐसे स्लॉट्स बना देते हैं। इसका क्या फायदा हुआ? अब जब तुम इसको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हो तो लूप्स का फॉर्मेशन नहीं बन पाता। अब यदि तुम मैग्नेटिक फील्ड में से ले जाओगे तो बहुत सारा लूप का फॉर्मेशन नहीं बन पाएगा। देखो जरा सा, क्योंकि लूप अगर ये मेटल बनाने की कोशिश करेगा तो ये यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ये तो खाली पोर्शन है, इतने में बना पाएगा। लेकिन पहले जो और सारे में बना पा रहा था वो नहीं, तो बहुत सारे लूप्स ये ब्रेक कर देगा, और अंदर जाएगा तो ये खाली जगह है, इसमें थोड़ी बना पाएगा, वहां पे चार्ज थोड़ी मूव कर पाएगा। इस तरीके से स्लॉट्स बनाए जाते हैं, कुछ ऐसे सर्कुलर स्लॉट्स भी बनाए जाते हैं। ये पोर्शंस को हटा दिया जाता है, खाली 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 कर दिया जाता है। तो इसको इस तरीके से स्लॉट्स, कभी कभी तुम देखे होगे किसी किसी प्लेट्स में ऐसे होल्स क्रिएट किया जाता है, वो इसीलिए ताकि मैग्नेटिक इफेक्ट्स को क्या करे, वो कम कर दे, वो एडी करंट के लॉसेस को बचा ले। तो आई होप यहां तक एकदम बढ़िया तरीके से सबको समझ में आ गया है। आवाज बहुत ही अच्छा चल रही है बेटा, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत है नहीं आवाज का, लेकिन फिर भी तुम लोग बोल रहे हो तो एक बार और मैं देख लिया हूं। ठीक है, चलिए सर, तो यहां तक हर एक बच्चे को हर एक चीज एडी करंट के बारे में समझ में आ गया। अब अगला कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को बहुत सारा चीज बताया था, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करने की बात करते हैं। अच्छा सर, तो सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था कि किस तरीके से किसी दो पॉइंट के बीच में अगर इंडक्टर है, बैटरी है, रेसिस्टर है, कैपेसिटर भी आ जाएगा, तो किस तरीके से तुम ए और बी के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप को लिख सकते हो। तो फटाफट क्वेश्चन की तैयारी करते हैं और देखते हैं कि ए बी इज अ पार्ट ऑफ द सर्किट, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी। तो इस ए और बी पॉइंट के बीच में बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ठीक है, ओके। तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताने के लिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, क्वेश्चन फर्स्ट है ये, क्या करंट आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर इज अ कांस्टेंट। जब करंट कांस्टेंट तो इंडक्टर के अक्रॉस जो एल डी आई बाई डी टी होता है, ये तो है इंड्यूस ईएमएफ इंडक्टर के अक्रॉस, तो ये डी आई बाई डी टी जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये करंट अगर कांस्टेंट है तो डी आई बाई डी टी जीरो है, और डी आई बाई डी टी जीरो है, इसका मतलब एल डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो जरा सा देखो बेटा, बढ़िया तरीके से ये समझ में आएगा आपको कि इसके थ्रू तो कोई पोटेंशियल ही नहीं, तो मेरा वाला फॉर्मूला लगा दो, वी ए माइनस वी बी। ओके, करंट इधर ही जा रहा है तो माइनस लिख के, ये वाला में तो कुछ हुआ ही नहीं, जीरो। फिर यहाँ पे -5 वोल्ट, ये हो गया -5, और यहाँ पे आई इंटू आर, आई का वैल्यू कितना दे रखा है, 2 एम्पियर, तो क्या लिखोगे माइनस, क्योंकि ये करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो, तो -2 इंटू आर का वैल्यू 2, तो आंसर कितना हो गया -4, और ये -9, और ये क्या होगा +9। क्या 9 वोल्ट का ऑप्शन अभी तक किसी बच्चों ने लिखा है? क्या 9 वोल्ट की वी ए बराबर वी बी? और रुद्राक्ष, यस, रुद्राशीष मजुमदार, यस बच्चों, 9 वोल्ट आ गया, मोहित का भी आ गया, बाकी लोग करे जा रहे हैं। 10, 9, 1 मत निकालो, 9 ही सब निकालो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है, सेम क्वेश्चन का करंट बताओ, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर एंड इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड। सेम क्वेश्चन है, यही एक इंडक्टर, एक बैटरी और एक रेसिस्टर, एक इंडक्टर, एक बैटरी और एक रेसिस्टर, ये रहा बी,
ये रहा ए, करंट का वैल्यू कितना है 2 एम्पियर। ओके, बैटरी कितने का है 5 वोल्ट का, ये कितने का है 2 ओम का। एल का वैल्यू नहीं पता, देख लेता हूं, 1 हेनरी का है, 5 माइनस 2 आई है ना, और ये 1 हेनरी का है। जल्दी से इस बार बता दो अगर किसी ने गलती नहीं किया हो तो। वी ए माइनस वी बी, करंट जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। अब तुम्हें मैं एक टेक्निक बताना चाहता हूं, जल्दी से बताना इसका आंसर पहले, और इसके बाद दूसरा भी क्वेश्चन मेरे पास है, सेम क्वेश्चन है, सेम चीज है, लेकिन इस बार करंट डिक्रीज हो रहा है। ये भी क्वेश्चन तुम्हारे लिए है। ये रहा बी और ये रहा ए, यहाँ पे करंट 2 ही है। ओके, ये हो गया 1 हेनरी, ये हो गया 5 वोल्ट और ये हो गया 2 ओम। तो ये क्वेश्चन का आंसर शायद अब तक बच्चों ने कर दिया है, 7 वोल्ट 88। अरे भैया 8 आ रहा है, 8 और 10 की बोली लग रही है भाई, 8 और 10 की बोली लग रही है। 8 बता रहे हो क्या? चलो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तुम्हें जो बता रहा हूं वो करो। करंट किधर है? इधर, और ये क्या हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है, तो ये करेगा क्या, डिक्रीज। डिक्रीज करेगा तो तुरंत से इसे बैटरी बना लो। करंट है इधर, ये करेगा डिक्रीज, मतलब ये एल डी आई बाई डी टी नाम का एक बैटरी है जिसका पोलरिटी ऐसा है, कहानी खत्म। एल डी आई बाई डी टी का वैल्यू निकाल के रख लो, एल डी आई बाई डी टी का वैल्यू निकालो, एल का वैल्यू 1 और डी आई बाई डी टी भी 1, माइनस प्लस नहीं, मैग्नीट्यूड निकालो हमेशा, कितना आया 1, ये लो आंसर। यानी कि ये 1 वोल्ट का एक बैटरी है जिसका की पोलरिटी पहले पॉजिटिव होगा। द रीजन इज आई इंक्रीज हो रहा है, तो ये करंट इधर की तरफ फ्लो करवाएगा, बस इतना सा समझना है। अब देखो आंसर, मेरा वाला फॉर्मूला माइनस ऑफ, यहाँ पे 1 वोल्ट, लेकिन आगे वाला पोलरिटी क्या लिखोगे, -1, फिर ये वाला -5 और ये वाला -4, 5 और 4 9 और 1 10, -10 यानी कि 10 वोल्ट आ गया। क्या 10 वोल्ट तुम लोगों ने आंसर किया था? 10 वोल्ट वाले सही है, 8 वाले सारे गलत है यार, 8 वाले गलत निकल गए, सॉरी 8 नहीं आया बच्चों, ये समझने में तुमने मिस कर दी। अरे ए से बी तक जा रहे हो और करंट इंक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है, तो क्या लिखोगे, डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी निकाल के बैठे हो 1। अब यहां डायरेक्शन यहां से खेलो, अदरवाइज हमेशा गलती करोगे। करंट बढ़ रहा है तो ये बैटरी जो बनाएगा वो घटाने के लिए बनाएगा, तो पॉजिटिव पहले बनाएगा। आया मजा? पॉजिटिव पहले बनाएगा तो ये 1 वोल्ट का हो जाएगा, ये 2 और ये 5 और ये, तो यहां से चल के आओगे तो आगे वाला ही तो लेते हैं, आगे वाला -1 लिखोगे ना, -5 लिखोगे ना, और ये भी -4। आंसर कितना, 10। ठीक है, चलो अगला देखना। मेरा वाला मेथड बताया तो था करंट इलेक्ट्रिसिटी में इतना यार। चलो जल्दी से अगला क्वेश्चन करके बताओ, अगला बताओ अगला। इस बार डी आई बाई डी टी ये है, तो एल डी आई बाई डी टी का वैल्यू तो फिर से वही आ गया मैग्नीट्यूड वाइज, कितना, देखो कितना तगड़ा चीज है, एल का वैल्यू 1 इंटू डी आई बाई डी टी 1। लेकिन अब क्या होगा, देखो देखो कितना मजेदार चीज बता रहा हूं। करंट है तो इधर, लेकिन करंट डिक्रीज हो रहा है, तो ये करंट को बढ़ाने के लिए इंड्यूस करेगा, बढ़ाने के लिए ऐसा करेगा पोलरिटी, क्योंकि इस घटते हुए चीज को ये सपोर्ट करेगा यार बच्चों। अरे तो वी ए माइनस वी बी तो तुरंत से निकल जाएगा यार, माइनस ऑफ ये अगला 1 वोल्ट का ही तो बताया एल डी आई बाई डी टी से, तो ये हो गया कितना, माइनस ऑफ ये आगे वाला तो 1 वोल्ट और ये -5 और ये -4। इस बार तुम लोगों ने 8 वोल्ट कर रहा हो तो सही है। तो आई होप आप लोगों को जिंदगी का सबसे बेहतर मजा मिला है और आप इस तरीके के क्वेश्चन से बिल्कुल नहीं हड़बड़ाएंगे। तो एक क्वेश्चन तो फटाफट बता ही दीजिए। तो यहां पे मैंने बोला द नेटवर्क शोन इन द डायग्राम इज अ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट, द करंट इज 2 एम्पियर एंड इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2 एम्पियर पर सेकेंड, वीपी माइनस वी क्यू। ये रहा पी और ये रहा क्यू। इस बार करंट का डायरेक्शन इधर है, ध्यान रखना। तो जैसा बताया वैसा करके सबसे फास्ट लाने वाले को एक चॉकलेट, मजेदार वाला चॉकलेट, जल्दी बता दो बेटा, मजा आएगा जीवन का बेहतरीन मजा। जल्दी से जल्दी जल्दी जल्दी। सबसे पहले ये देखो बोल क्या रहा है, करंट घट रहा है, करंट घट रहा है तो करंट इधर जा रहा है तो इधर ही बढ़ाएगा, ये बढ़ाने के लिए बैटरी ऐसा बनाएगा, यही खेल सबसे इंपॉर्टेंट है।
सबसे इंपॉर्टेंट खेल यही है जो तुमने आग लगा दी बच्चों। और यहाँ पे एल डी आई बाई डी टी का वैल्यू निकालो। एल डी आई बाई डी टी का मजा आया जीवन में। कितना एल का वैल्यू कितना 1, डी आई बाई डी टी का कितना 2, ये हो गया 2 वोल्ट। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही ज्यादा मजा आया। तो Vp माइनस वी क्यू पूछा है मैंने, तो चलना वैसा ही है जैसा मैंने बोला, माइनस ऑफ। यहां से शुरुआत करना है, बैटरी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, -2। रेसिस्टेंस में करंट के डायरेक्शन का पलटी मार रहे हो तो प्लस लिखना पड़ेगा, 2 2 1 जा 2 ही लिखना पड़ेगा करंट का, और ये 1 का। और इस बार बैटरी -2 का है। वाह सर, मजा आ गया है। तो ये निपट गया, खुपाच खुपाच, -2 और +2। क्या बच्चों तुम लोगों का आंसर ए आया हुआ है? अरे भाई तेज हो गया यार बच्चा सब, तो मार दिया तीर बेटा तूने, ए आंसर। चलो बहुत बढ़िया, सब बच्चों ने बोला +2 वोल्ट ए आंसर। एक सी भी बोल रहा है, एक बी भी बोल रहा है। नहीं, पाप नहीं करने का, तुम लोग सीख नहीं रहे हो। अरे जो बोला वो करो, करंट इलेक्ट्रिसिटी निपट गया होगा। आधे लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी भी याद आ रहा होगा। बोलो मैं सही बोल रहा हूं क्या? यार जिंदगी का बेहतरीन मजा जिसे लग रहा है ना, वो फटाफट आग लगा दो एक बार। यदि जिंदगी का बेहतरीन मजा मिल रहा है ना बच्चों, तो जल्दी से एकदम तगड़ा वाला आग लगाओ तो, है ना। क्या बोल रहे हो? बैटरी नहीं समझ आ रहा है? बैटरी समझ में कैसे नहीं आ रहा है? बढ़ रहा है, घट रहा है? हाँ, बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है? बड़े चलो, बड़े चलो वीर, तुम बड़े चलो। वाह बेटा, चलो जल्दी से, अभी मस्त मजा तो अब आने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, थोड़ा ढंग से देख के करना। इसका सॉल्यूशन आंसर बताओ फिर से। वी ए माइनस वी बी, यहाँ पे एक इंडक्टर है, यहाँ पे धारा का प्रवाह है I1, यहाँ पे धारा का प्रवाह है I1 धारा जा रहा है। और यहाँ पे ग्राउंडिंग है धरती माता, यहाँ पे भी कुछ है, यहाँ पे भी। लेकिन ए से बी किसी भी रास्ते से पहुंच सकते हो, तो सीधा ही रास्ता पहुंच लो। इधर पहुंच के क्या करोगे? ऐसे फंसाने का तरीका है ये, है ना। देखो तुम्हें फंसा रहा है। यहां से ये है धारा का प्रवाह, यहाँ I1 है, ध्यान रखना। और जैसे इस जंक्शन पे आया, धारा का प्रवाह यहाँ I1 ना होके क्या है, I2 है। यहाँ पे क्या है, I2 है। अच्छा चलो, तो यहाँ पे एक इंडक्टर तो यहाँ है, एक इंडक्टर यहाँ है। अब इन दोनों इंडक्टर को ध्यान पूर्वक देख के बैटरी बनाना अपना पहला काम होता है। दूसरा, दोनों का बैटरी बनाना भी अपना पूरा काम होता है। तो और उसके बाद तीसरा, वी ए माइनस वी बी निकालना अपना काम होता है। तो वी ए माइनस वी बी तो मेरा वाला फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, माइनस लगा के काम शुरू कर दो। ओके, काम शुरू करने से पहले एक और काम करो। क्या सर? यहां पे इसका बैटरी का पोलैरिटी चेक करो। तो I1 कितना है, 5, और di1 dt है पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा होगा तो घटाने की कोशिश करेगा, घटाने की कोशिश करेगा मतलब यहाँ पे ऐसे और ऐसे और ऐसे, यानी कि धारा की दिशा इधर है तो धारा की दिशा के अपोजिट में पॉजिटिव पोलैरिटी होगा। मजा आया। इसका वैल्यू देखो एल डी आई बाई डी टी, तो एल कितना 2 और डी आई बाई डी टी कितने का है 3, तो ये हो गया 6 वोल्ट का बैटरी। चलो बहुत मजा आया। इसका देखो, इसका भी एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी में मजा लो जीवन का। एल कितना 3 और डी आई बाई डी टी कितने का है -4, यानी कि 4 का, मतलब ये 12 का है। लेकिन इसका बैटरी देखो, ये करंट तो इधर है लेकिन ये घटाने की कोशिश कर रहा है तो ये बढ़ाएगा। तो पोलैरिटी इसका ऐसा लोगे और ऐसा। क्या ये दोनों चीज अगर तुम सेट कर लिए हो तो तुम्हारा कहानी अब यूं निकल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं बेटा यहां से, वी ए माइनस वी बी से। ये 2 का है, धारा 5 का है भैया, 5 एम्पियर का। तो इसमें लिखोगे करंट के डायरेक्शन में है -10। चलो, यहाँ पे बैटरी की पोलैरिटी आगे वाला है माइनस वाला, तो लिखूंगा -6। बहुत सुंदर। फिर आगे वाला बैटरी है 2 वोल्ट का, लिखूंगा -2। बहुत सुंदर। फिर बैटरी है 3 का, लिखूंगा +3। बहुत सुंदर। फिर अगला आगे वाला है प्लस का, लिखूंगा 12। देखो कितना मजा आ जाए, ये है रियल मजा है। और फिर आगे है ये I2 है 2 का सर, और ये 3, तो ये I2 का वैल्यू अब इसके लिए यूज होगा क्योंकि यहाँ I2 है। तो 3 2 जा 6, -6 सर। बहुत ही बढ़िया सुंदर मजा आया है। ये -6 मिलके कितना दे दिया 12, और ये 10 में से 3 गया, बचा -7 और ये +7। अगर बच्चों तुम्हारा आंसर +7 वोल्ट है तो तुमने फिजिक्स सीखा, और अगर +7 वोल्ट नहीं है तो तुमने फिजिक्स नहीं सीखा। मैंने कैलकुलेशन गलत तो नहीं किया है?
ओहो, ओहो, मैंने गलत कर दिया। ये 10 और 2 12 में से 3 गया ना, 9 9 9 9 मेरे दोस्त, 9 वोल्ट। 9 वोल्ट अगर आया तो सही है। 9 किसी का आया? यस, अनन्या सिंह इज राइट, बबीता इज राइट, एकदम बढ़िया। और कौन है? और कौन है? सुमी, दीवा, अरे भाई साहब तुम लोगों ने, अब देखो, सारा इज राइट, मोहित इज राइट, तुम लोग एकदम बढ़िया कर रहे हो। एक बच्चा ना देखो 7 लिखना शुरू कर दिया, इसका ये मतलब नंबर 1 के चोर हो तुम लोग यार। मैंने गलत भी लिख दिया 7, तो 7 लिखना शुरू कर दिया। चलो कम से कम टाइप तो कर ही देते हैं, क्या पता सर को समझ में आ जाए। ऐसे नहीं चलेगा बेटा, सीखना पड़ेगा, ठीक है। चलो सीख चुके हो, चलो तो अगला क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। ओके सर, बहुत बढ़िया चल रहा है जीवन में। अब ये रहा इंडक्टर, क्या हो रहा है? इंडक्टर। इंडक्टर को सीरीज और कॉम्बिनेशन में ही लगा सकते हो, ठीक है। चला जल्दी से, जो जोर जोर शोर से पढ़ेंगे इंडक्टर का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद करेंगे एक और तगड़ा कहानी। इधर ध्यान दो पूरा का पूरा बेटा, बाद में देखना कुछ। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, एक इंडक्टर 2 इंडक्टर। हमें क्या चाहिए? इसका इंडक्टर का इक्विवेलेंट इंडक्टेंस। क्या चाहिए बेटा? इक्विवेलेंट इंडक्टेंस। तो इधर देख लो बेटा, इक्विवेलेंट अबे नाम मत ले लो, इधर देख लो, अलग से नाराज हो जाएंगे फिर गलती हो जाएगा, ठीक है। इधर देखो, इधर इधर, ये इंडक्टर वो इंडक्टर, तो यहां पे एक और इंडक्टर। चलो तो अब क्या है, इसका एल इक्विवेलेंट निकालना है। तुम्हें पता ही है सब कुछ। क्या सब कुछ? हमें कुछ नहीं पता सर। हम इसके अक्रॉस एक बैटरी लगा देते हैं, ए और बी के अक्रॉस, और ये दोनों जैसा रोल पे करेगा वैसा ये अकेला रोल पे करेगा। हाँ, तो जल्दी से बेटा मजेदार तरीके से बोल दो कि इसके अंदर करंट है आई, तो इसके अंदर भी करंट होगा आई। ये है ए, तो ये भी होगा बी, है ना। इस ए और बी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या तुम लिखोगे वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी? तो वो तो तुम्हें पता ही है, मैं एक और माइनस चिपकाऊंगा और करंट बढ़ता घटता कुछ बोला नहीं तो सीधा लिख देता हूं माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब डी आई बाई डी टी डिपेंड करेगा कैसा होगा, जैसा इसमें होगा वैसा ही इसमें होगा। यस सर। एल लेकिन क्या है भैया? ये एल तो एल इक्विवेलेंट है, तो मैं लिखूंगा एल इक्विवेलेंट डी आई बाई डी टी। बहुत ही तगड़ा बात है सर, इक्वेशन 1। लेकिन जब बात करूंगा इसका और इसका, तो वी ए माइनस वी बी जब लिखूंगा बेटा, तो तब लिखूंगा यहां से इसमें L1 di1 बाई डी टी। यस, और इसका भी माइनस L2 di बाई डी टी। यस, ये इक्वेशन देखो, डी आई वी ए माइनस वी बी कोई बता रहा है और ये भी वी ए माइनस वी बी कोई बता रहा है। तो यहां पे ध्यान दो, ये एल इक्विवेलेंट डी आई बाई डी टी और ये L1 di1 बाई डी टी, L2 di बाई डी टी। तो इन दोनों को निपटा दो तो तुम्हें समझ में आएगा, ये भी वी ए माइनस वी बी है, ये भी वी ए माइनस वी बी है। तो मजा आया जीवन का जबरदस्त वाला। और यहाँ पे फील आ गया है सर कि एल इक्विवेलेंट माइनस का डी आई बाई डी टी जो होगा वो हो जाएगा L1 माइनस का डी आई बाई डी टी, और यहां से हो जाएगा, अरे इक्वल टू क्यों लिख रहे हो, प्लस माइनस एल डी आई बाई डी टी, लेकिन ये L2। अब देखो ये डी आई बाई डी टी, ये डी आई बाई डी टी, ये डी आई बाई डी टी निपट जाएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस निपट जाएगा। तो बचा क्या? यहां से बचा एल इक्विवेलेंट, यहां से L1 और यहां से L2। मजा आ गया है तुम्हें शायद। तो एल इक्विवेलेंट होता है L1 प्लस L2। ये तो पूरा का पूरा सीरीज की तरह हो गया सर। इसी तरीके से अगर मैं 3 इंडक्टर को सीरीज में लगा दूं, मैंने यहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस, एक और चीज होता है जिसे नेग्लेक्ट किया है। मैंने क्या किया? वी नेग्लेक्ट द म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल को इग्नोर किया। म्यूचुअल इंडक्टेंस अभी सिखाया नहीं है मैंने तुम्हें। म्यूचुअल इंडक्टेंस को क्या किया? इग्नोर्ड। समझ में आयो? तो म्यूचुअल आता है तो कुछ और होता है। हाँ, क्या होता है बताऊंगा। अब जरा सा ध्यान देना यार, जरा सा ध्यान देना। यहाँ पे अगर ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, तो L इक्विवेलेंट कितना होगा बेटा? L इक्विवेलेंट होगा L1 प्लस L2 प्लस L3। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही ज्यादा मजा आया। चलिए अगला
पैरेलल कॉम्बिनेशन इंडक्टर का, ये दो इंडक्टर है, इसको मिला के मैंने एक बनाना चाहा। तो हमें तो पता है ये ए और बी होगा, इसमें जितना धारा जाएगा वो धारा यहाँ पे जाएगा, और ये धारा दोनों में अलग अलग होगा, यहाँ पे होगा I1, यहाँ पे होगा I2, लेकिन इन दोनों के बीच में पोटेंशियल, ये ए है तो ये ए और ये बी है तो बी। क्या यही बताया मैंने तुम्हें? क्या यही बताया मैंने तुम्हें? हाँ सर। अगर सपोज कर लो कि वी ए माइनस वीबी को दुनिया वी बोलती है, लेट वी ए माइनस वीबी इज इक्वल टू वी, ऐसा मैंने माना, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? ये है एल इक्विवेलेंट। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा जल्दी से बताओ। सर आप लिखोगे एल इक्विवेलेंट डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी। तो डी आई बाई डी टी का वैल्यू क्या लिखूंगा मैं डी आई बाई डी टी का वैल्यू लिखूंगा वी बाय एल इक्विवेलेंट। बहुत ही बढ़िया, इक्वेशन 1। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा? यहाँ पे I1 गया L1 हुआ, I2 गया L2, लेकिन A और B के क्रॉस तो V ही है, यानी कि इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V का ही है, इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V का ही है। इसके क्रॉस क्या लिखूंगा मैं? V इज इक्वल टू, जल्दी बोलो सर, इसके क्रॉस लिखोगे L1 di1 बाई dt। यस सर, बहुत ही बढ़िया, di1 बाई dt। तो di1 बाई dt को दुनिया क्या बोलेगी फिर? di1 बाई dt को दुनिया बोलेगी V बाय L1। बहुत ही बढ़िया। और इसके क्रॉस V को क्या लिखोगे? L2 di2 बाई dt। यस सर, तो di2 बाई dt को दुनिया क्या बोलेगी? जल्दी से बता दो बेटा। V बाय L2। ये हो चुका है इक्वेशन 3, और ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 2। अब बोलो बेटा कि इक्विवेलेंट का तो मतलब तब होगा ना जब ये दोनों मिलके जितना करंट खाया है उतना करंट ये अकेले खा ले। हाँ, यानी कि ये जो I एंटर किया वो इन दोनों I का सम होना चाहिए। मजा आया जीवन का। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अरे भैया क्या लिखोगे? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, और इसको मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सर बेहतर मजा आया, मजा ही मजा आया। ये हो जाएगा di बाई डी टी इज इक्वल टू di1 बाई डी टी प्लस di2 बाई डी टी। अरे भाई, और फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, अरे भाई 1, 2 एंड 3। ये लो मजा जीवन का, और सबसे बेहतर मजा यही मिलने वाला है क्योंकि I का वैल्यू तुमने अभी निकाला है। di बाई डी टी का वैल्यू V बाय L इक्विवेलेंट, di1 बाई डी टी को V बाय L1, V बाय L2। अरे रे रे रे, इसको डिफरेंशिएट किया तो di बाई डी टी का वैल्यू क्या? जल्दी बता दो। V बाय L इक्विवेलेंट, और ये क्या आया? V बाय L1, V बाय L2। ओहो, बहुत सुंदर मजा आया है। V निपटा, 1 बाय L इक्विवेलेंट का वैल्यू आया 1 बाय L1 प्लस L2। सर इसे पढ़ाने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी, ये तो हमने कभी पढ़ा है। तो यहां तो गेम बेटा कैसा हो रहा है? रेसिस्टर का। जो लोग रिपीट लिखे है ना अभी, बेटा तुम रेसिस्टेंस जाकर पढ़ लो, मजा आएगा जीवन का। ये तो रेसिस्टेंस का ही तरीका है। क्या बच्चों मैं सही बोल रहा हूं? तो जबरदस्त वाली आग लगनी चाहिए यार। आज जबरदस्त वाली आग नहीं लग रही है यार, मजा नहीं आ रहा है यार। आज तुम लोग जबरदस्त वाली आग नहीं, एमएमए के बाद तगड़ा आग लगनी चाहिए, तब समझ में आ जाता है कि रियल मजा आ रहा है बच्चों को। अगर आग ही नहीं रहा, मजा ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब तुम्हें मजा नहीं आ रहा है तो फिर पढ़ाई में मजा बिल्कुल नहीं हो रहा है। अरे भाई इतना स्लो भाई साहब, चैट ही नहीं आ रही है बच्चों का। भाई फोन में मुझे दिख ही नहीं रहा है यार, स्लो है यार चैट, नहीं ना, मजा नहीं आ रहा है यार, सही बोल रहा हूं। अब आयो तगड़ा मजा। ऐसे करोगे तभी तो एनर्जी। अरे बीमार आदमी को एनर्जी देने का एक ही तरीका है, ध्यान पूर्वक पढ़ो और तगड़ा समझ में आए तो बताओ, तब होगा एकदम तगड़ा मजा। यस, ये रहा भाई साहब, मस्त मजा आया। MMA के बाद जबरदस्त वाला आग। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे लोग, आप लोगों को अगर समझ में आया तो दिल को थोड़ी शांति मिलती है। बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं यार। अरे ये तो ये क्या है डेरिवेशन? कुछ जान है क्या इसमें? बताओ तो यार, ये कब सिखाया? रेसिस्टेंस में। अरे रेसिस्टेंस का सीरीज नहीं लिखते थे तुम क्या? L इज इक्वल टू L1 प्लस L2। अरे ये रेसिस्टेंस ही तो है, इंडक्टर का सारा क्वेश्चन रेसिस्टेंस का सारा क्वेश्चन की तरह। बोलो क्या मैं सही बोल रहा हूं? यस, एकदम बढ़िया।
तो MMA ऑन फायर एक बच्चा जो लिखा है ना वही होनी चाहिए। MMA के बाद फायर, एकदम आग, जबरदस्त वाला। यस, अगला देखोगे, अगला 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 इंडक्टर अगर पैरेलल में है तो एक इससे ना एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, कभी क्वेश्चन आ सकता है, देखना। इससे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाना है मुझे, तो मैं एक पेज, ये क्वेश्चन शुरू हो गया, पहले मैं लिख देता हूं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और सिखाऊंगा बाद में, पहले क्वेश्चन कराऊंगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये बताना है मुझे। इंडक्टर के ऊपर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फोटो बना लिया, लेकिन समझाने से पहले क्या करोगे सर, पहले क्वेश्चन करवाऊंगा। ये अभी होल्ड पे है, अगला क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ बेटा, चलो शुरू हो जाओ। बोल रहा है फाइंड इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इन द फॉलोइंग सर्किट बिटवीन ए एंड बी। तो ये सारा खेल उसी की तरह होगा जैसा रेसिस्टर का है, बिटवीन ए एंड बी ईच इंडक्टर हैज इंडक्टेंस L नॉट। मैंने ऐसे क्वेश्चन में क्या बोला था, कोई भी बच्चा जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कि ऐसे क्वेश्चन में मैंने तुम्हें क्या बताया था कि कभी भी इंडक्टर का यदि ऐसा क्वेश्चन मिलता है ना, है ना, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, पहले बताओ सारंग पानी, जल्दी से बताओ कि क्या करने के लिए बोला था, कैसे 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 कैसे। 1 2 3 लगाओ सर, ये कौन बोला यार, सपना। यस, धन्यवाद बच्चे, यही सुनना चाह रहा था, नंबरिंग। अरे यार तुम लोग सच्ची में मेरे बच्चे हो बच्चों, तुम लोगों का सिलेक्शन एकदम पकड़ा होने वाला है, पकड़ा। यस, तगड़ा, नंबरिंग। यस, ये हुआ यार, याद है इनको, 1 2 3 4। ओके, 1 और 3 बराबर, लिखो 1 बराबर 3, 1 के बगल में धड़ाधड़ काम करो, 2 बराबर 4, ये लिखो 2 बराबर 4, ये लो मजा जीवन का भैया। और 4 के बगल में लिख दो बी और मजा लो जीवन का। 1 से निकला 2 पे 1 इंडक्टर, 1 से 2 पे 1 इंडक्टर, ये रहा सर। 2 से 3 ये रहा 2, ये रहा 3, एक और इंडक्टर। ओके, 3 से 4 ये रहा 3, ये रहा 4, एक और इंडक्टर, तीनों किसमें पैरेलल। आंसर कितना, अरे 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। लेकिन मैंने बताया अगर तीनों बराबर है तो सीधा गेम खेलो ना L/3। अरे भाई ये हो गया 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/L0 प्लस 1/L0 प्लस 1/L0। इतना नहीं करूंगा, L0 L0 3/L0, तो यहां से लिख दूंगा L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L0/3, जो कि एक बच्चा ने सबसे पहले बताया था, सब बच्चों ने बताया। अरे अगला वाला बच्चा जल्दी से बताओ, चलो देखते हैं कौन पहले करता है। माया तुम 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, ओहो 6 नंबर देना है, दे दो। ओके चलो शुरू करो सर। 1 नंबर बराबर 3 नंबर, चलो खत्म करो, 1 के बगल में ए लिख दो। अब कौन सा, 2 नंबर बराबर 2 बराबर 5, 2 बराबर 5 नंबर, चलो 4 बराबर 6, 4 बराबर 6 और 6 बाद में है, तो 4 बराबर 6 यहां लिखता हूं मैं, 4 बराबर 6 और 6 के बगल में बी। चलो शुरू करो, देखे कौन तुम लोग ने निकाल दिया क्या आंसर भाई। एल आ गया यार बच्चों का, 1 और 2 के बीच में 1, चलो ये खत्म हो गया। 2 और 3 के बीच में ये रहा 2, ये रहा 3, एक और इंडक्टर लगाओ, ये भी हो गया, ये भी हो गया। 2 और 3, 3 और 4, ये रहा 3 और ये रहा 4, मजा आया। 3 और 4, 4 और 5, ये रहा 4, ये रहा 5, मजा आया। 5 और 6, ये रहा 5 और ये रहा 6। अरे भाई साहब, ये हो गया L0 और ये हो गया L0, ये हो गया L0 और ये हो गया L0, ये दोनों को सॉल्व किया हो गया L0/2, ये दोनों को सॉल्व हो गया L0/2, L0/2 L0/2 किसमें हो गया L, और ये L और ये L हो गया L0/2, फाइनल आंसर हो गया L0/2। बोलो समझ में आया, अगर तगड़ा समझ में आया तो आग लगनी चाहिए। क्या L0/2 आंसर है, अरे यार L0/2 आएगा, निपटे पड़े हो। श्रेया सही बोल रही है बेटा, सुधांशु भी सही बोल रहा है L0/2, अरे L0/2, नवनीत भी सही बोल रहा है, मनीष राज भी सही। अरे ये क्या हो गया मनीष राज ऐसे कैसे आ रहे हो, L0/2 निकालने में इतना समय लगा रहे हो क्या बच्चे, चलो जल्दी से आ जाओ। अरे बच्चों मस्त मजा आया, L0/2 का तो जबरदस्त वाली आग लगनी चाहिए, फटाफट फटाफट, इतना स्लो नहीं, स्लो करो सर। अरे यार इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बता रहा हूं मैं, तुम लोग रेसिस्टेंस भी भूल गए क्या। अरे ये नंबरिंग करने के बाद फोटो ऐसा बनाना
एक और दो के बीच में एक इंडक्टर, ये रहा एक, रहा दो, दो और तीन, ये रहा दो, ये रहा तीन, ये निपट गया दोनों। तीन और चार, ये रहा तीन और ये रहा चार, ओके ये भी निपट गया। चार और पांच, ये रहा चार, ये रहा पांच। नंबरिंग का इतना बढ़िया मजा दिया है मैंने तुम्हें। पांच और छह, ये रहा पांच और ये रहा छह, ये दोनों पैरेलल L0/2, ये दोनों पैरेलल L0/2, फिर सीरीज L0/2 L0/2, ऐड हुआ L0 और L0 और ये L0 फिर से पैरेलल, तो आंसर कितना है L0/2। मजा आया जीवन का, बोलो यस। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ओ यार ये क्या हो गया भैया, नंबरिंग 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर बेटा। अगला 1 बराबर 3, चलो 1 के बगल में ए लिख लो। अगला 1 बराबर 3, चलो 1 के बगल में 2 बराबर 4 बराबर 6। अच्छा करो 2 बराबर 4 बराबर 6 और 2 बराबर 4 बराबर 6 और 5 बराबर 7 लिख लो। 5 और 7 को दूर रखो, 5 बराबर 7 और 7 के बगल में बी लिख लो। बी हमेशा दूर रखा करो। चलो बेटा 1 और 2 के बीच में 1, ये रहा 1 और 2, 1 लगा दो, चलो हो गया। 2 और 3, ये रहा 2 ये रहा 3, 1 और लगा दो, चलो बेटा। फिर 3 और 4, 3 कहां पे, ये रहा, और 4 कहां पे, चलो बेटा। 4 और 5, 4 और 5, 1 लगा दो, चलो बेटा। 5 और 6, 5 ये रहा 6 ये रहा, चलो बेटा। 6 और 7, 6 कहां पे, ये रहा, और 7 कहां पे, ये रहा। अरे ये बड़ा ही मजेदार होता है यार। ये देखो L0 L0 L0, ये हो गया L0/3 और ये हो गया L0/3, दोनों को ऐड किया बेटे, हो गया 2 L0/3। ये आंसर अगर तुमने लिखा होगा तो मुझे मजा आएगा। 2 L0/3, वाह मजा दे दिया बेटा तू। हित जैन भी सही है, सुधांशु वाह। उत्कर्ष I0/2 नहीं है बेटे, 2 I0/3 है आंसर। ऐसे मजा लो नहीं यार, देखो कितना फटाफट कहानी चल रहा है ना। क्या इंडक्टर को फोड़ के रख दोगे? अरे बहुत ही तगड़ा फोड़ोगे, एकदम जबरदस्त वाली आग। और कुछ है क्या? चलो ये रहा एक और क्वेश्चन ले लो। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, सारे L0 है। 1 नंबर ये रहा, 1 नंबर के बगल में ए है, एक ये सारे। अब जीरो रेसिस्टेंस वायर नहीं है तो पोटेंशियल बराबर नहीं होगा, तो 1 के बगल में 2, 2 को नीचे लिख देता हूं और यहाँ पे 2 और 3 को ऊपर लिख देता हूं। चलो गेम खेलो। 1 और 2 के बीच में एक इंडक्टर लगा दो, टुकाक टुकाक टुकाक। 2 और 3 के बीच में एक लगाओ, ये रहा 2 और ये रहा 3, टुकाक टुकाक टुकाक। ये रहा 1 और 3, ये रहा 1 और ये 3, टुकाक टुकाक टुकाक। ये खत्म ये खत्म ये खत्म, फिर बचा 2 और 4, यानी कि एक और पॉइंट को सर्च करो, इसका नाम रखो 4, देव से निकालो, टुकाक टुकाक टुकाक। 3 और 4 हो गया सारे खत्म, 4 ही बी है। ये लो मजा जीवन का। ये भी L0 है, ये भी L0 है, ये भी L0 है, ये भी L0 है, ये भी L0 है। सीरीज पैरेलल पता नहीं चला क्या इसमें भी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन होता है? यस, यहां पे पता चला ये तो है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। अरे भाई साहब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन है। L0/L0 इज इक्वल टू L0/L0, L0/L0 इज इक्वल टू L0/L0 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब बीच वाले को कट्टी मार दो, बीच वाले को कट्टी मार दो, इसमें से कोई भी करंट नहीं जाएगा। दिस इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। तो ये अब फाइनल जो सर्किट बनेगा वो कैसा बनेगा बेटे? वो बनेगा L0 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 L0। इंडक्टर है, रेसिस्टर मत बना देना जो उसमें तुम लोग, ये इंडक्टर है, रेसिस्टर मत बना देना जो उसमें। तो L0 L0 कितना 2 L0, L0 L0 कितना 2 L0, L0 L0 2 L0, L0 L0 2 L0, दोनों पैरेलल में L0। ये हो गया आंसर। क्या L0 आंसर तुम लोगों ने पहले बोल दिया है? सब बच्चे इस क्लास का L0 आंसर कर दिए हैं। ये होता है रियल मजा। तो तगड़ी आग लगा दो बेटा एक बार और आगे का टॉपिक शुरुआत करते हैं एक मजेदार जोश एंड जुनून के साथ। तो तगड़ा गेम खेल रहे हो बेटा, तो एक बार जबरदस्त वाली बात हो जानी चाहिए। मस्त मजा आया ऐसे नहीं, मस्त मजा आने के बाद जबरदस्त वाली आग लगनी चाहिए, तभी मस्त मजा का मतलब होता है, ऐसे मजा नहीं आता। ठीक है ओके। ये क्या बोल रहा है? जॉनी जॉनी यस पापा बोल रहे हो क्या? जॉन बाय जॉन, अच्छा ज्वाइन बाय जॉन, ये क्या बोल रहे हो? मुझे लगा जॉनी जॉनी यस पापा बोल रहे हो। अरे अरे बचपन का गेम आ गया क्या? चलो अगला करो।
ये होता है। हाँ, अब अगला देखो, अब क्या है पढ़ाने को। एलआर सर्किट, ग्रोथ ऑफ करंट एंड डिके ऑफ करंट। तो एलआर सर्किट अब पढ़ने के लिए तैयार रहो, क्वेश्चन आया हुआ था नीट में, तो रेडी हो जाओ बेटा। अरे तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते जोश में आ गया हूं मैं। शुरुआत तो क्या था, बड़ा पेन कर रहा था ये वो, लेकिन पढ़ाने में मजा आने लगा। शुरुआत थ्योरी से किया था, मजा नहीं आ रहा था, न्यूमेरिकल आते ही मजा आ जाता है, समझ रहे हो। चलो जबरदस्त वाली आग लगाना अभी समझ में आ जाए तो। चलो एलआर सर्किट, ग्रोथ ऑफ करंट। तो सबसे पहले अपन बोलते हैं ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है करंट का बढ़ना। ग्रोथ का मतलब करंट का बढ़ना, और डीके का मतलब करंट का घटना। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ग्रोथ। चलो इसको चार्जिंग ऑफ इंडक्टर नहीं, ग्रोथ ऑफ करंट बोल दो, ग्रोथ बोल दो, ग्रोथ। सपोज करो मेरे पास एक सर्किट है, एक एल एक आर, और यहां पे एक बैटरी ले लिया ई, और ये रहा स्विच, खूब इसे मैं क्लोज किया, इस स्विच को मैंने क्लोज किया। शुरुआत में ना इंडक्टर में कोई चार्ज है। हाँ, पहले कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट एकदम फील करवा दूंगा, तब क्वेश्चन अपने आप दमादम होगा तुमसे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सारा है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आया हुआ है, आप लोग पूरा ध्यान दीजिए, एक एक चीज फील कराऊंगा, सारे डेरिवेशन कराऊंगा, सब कराऊंगा, लेकिन आपका पूरा कंसंट्रेशन यहां होना चाहिए। ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में नहीं आता है, बोर्ड में नहीं आता है इससे क्वेश्चन, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस के लिए, आईटी के लिए तगड़ा इंपॉर्टेंट है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। बहुत ही आसान है एलआर सर्किट, देखने में थोड़ा सा लगता है तुम लोगों को, लेकिन न्यूमेरिकल जो तुम्हारे लेवल में आता है ना, वो बहुत ही आसान आता है। क्यों होता है आसान ये भी बताऊंगा, क्योंकि वो ट्रांजिएंट एनालिसिस नहीं पूछता, वो या तो जीरो का पूछता है या तो अंतिम का पूछता है, बीच वाला चीज पूछने से दिक्कतें आती हैं, है ना यार। तो इधर ज्यादा, इधर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कहाँ गया, ओहो भाई साहब, मैं सोच रहा हूँ यार ये बच्चे लोग इतने देर से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्यों बोले जा रहे हैं। ओह भाई, पहले वाला, ये लड़का समझ गया मेरा बात, ऋषि ने एकदम सही समझा रहे, मास्टर पगला गया भाई साहब। सर पहले वाला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कहाँ गया, हाँ ये रहा। भाई साहब मैं समझ रहा था, क्या जानते हो कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है या नहीं, बच्चे ये पूछ रहे हैं मुझसे, तो मैं बोलने लगा इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, नीट के लिए है, ये है वो है। सही में तगड़ा मजा आया भाई। अभी ये वाला चीज कहाँ गया, अब आया मजा आया, जल्दी आ जाओ इधर। मैं तो एकदम सोच रहा था ये कहाँ हो गया भैया, एकदम से बच्चा सब ऐसे क्यों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखने लगा। मजा आ गया यार बच्चों। चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ये रहा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओके, अब यहां पे क्या है, धारा है मान लो I1, यहां पे धारा है I2। अब देखना बेटा मजा आएगा, ये है पोटेंशियल सपोज कर लो X, और ये है पोटेंशियल सपोज कर लो Y। बोलो एकदम मजा दिया जीवन का। चलो इधर आ जाओ, ये है X और ये है Y। तो अब क्या होगा भैया, अब होगा ये सर कि इसके अक्रॉस है ना, और इसके अक्रॉस, दोनों के अक्रॉस, अब ध्यान से सुनना, क्या पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। हाँ सर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ये भी एक्स और वाई, ये भी एक्स और वाई है। तो मैं बोलूंगा इसके अक्रॉस वी एल वाई और इसके अक्रॉस वी एल वाई दोनों बराबर होंगे, है ना, है ना। अब यहां पे देखना, वी एक्स वाई इज इक्वल टू वी एक्स वाई, ये क्या लिख दिया सर, ये L1 के क्रॉस, ये L2 के क्रॉस। अब देखना मजा आएगा, जब इसके क्रॉस पोटेंशियल लिखोगे तो तुम लिखोगे L1 di1 by dt। हाँ क्या लिखोगे, L1 di1 by dt। और यहां पे क्या लिखोगे, इसमें भी वही है, लेकिन इसमें करंट तो अलग जाता है, L2 di2 by dt, L2 di2 by dt। एक बढ़िया सा चीज बताऊंगा ना तुम्हें, मजा आ जाएगा। अभी सुनना बात को, ये dt से dt निपट गया, यस क्या बचा, L1 di1 इज इक्वल टू L2 di2, और इन दोनों को इंटीग्रेट कर दिया, तो क्या बचा, di1 का इंटीग्रेशन I1, L2 का इंटीग्रेशन I2। तो यहां से आया L1 I1, इसको अच्छे से सजा के लिखो, यहां से आया L1 I1 इज इक्वल टू L2
I2। ये देखो क्या आ गया भैया, यही तो तुम रेसिस्टेंस में भी किए थे, लिखे थे I1 R1 और ये लिखे थे I2 R2। हाँ सर, तो ये आ गया क्या, L1 I1 इज इक्वल टू L2 I2। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट बोल देगा इसके क्रॉस 3 एम्पियर का करंट है, इसका है 4 मिली हेनरी, इसका है 2 मिली हेनरी, बताओ इसका करंट है। बच्चा सोचता रहता ये कहां पूछ दिया यार। L1 I1 इज इक्वल टू L2 I2, महामंत्र सिखा दिया मैंने, महामंत्र सिखा दिया। अब एक मंत्र तो और समझ लो बेटा, जो करंट यहां से जाएगा I, क्या वही इन दोनों में जाएगा? हाँ, एक दूसरा इक्वेशन भी तुम बना सकते हो, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो फिर से तुम करंट डिवीजन मेथड इंडक्टर में यूज कर सकते हो। हाँ हाँ हाँ, यानी कि इंडक्टर में तो पूरा का पूरा करंट डिवीजन चलेगा। यस, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट फिर से समझ में आएगा तुम्हें कि ये एक्चुअल में क्या है। यह फ्लक्स थ्रू फर्स्ट L1 I1 और यह है फ्लक्स थ्रू सेकंड। तो फ्लक्स दोनों में ना बराबर होता है किसी भी इंस्टेंट पे। इंडक्टर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है। कोई भी रैंडम सा चेंज अगर तुम करोगे ना, तो इसके करंट में तुरंत से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बोले कि जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द सर्किट या जस्ट आफ्टर ओपनिंग द सर्किट और पहले से कुछ करंट हो तो वही रहेगा, तुरंत नहीं होता कोई भी चेंज। इंस्टेंटेनियस चेंज इस पे नहीं होता। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? इंस्टेंटेनियस चेंज इसमें नहीं होगा। और इन दोनों का करंट जो होगा वो I0/2 तब होगा बेटा जब तुम्हारा L1 और L2 बराबर होगा, जैसे वहां पे किया था। अब यहां पे ये L1 I1 L2 L2 वो करंट में किया था, V बराबर I1 R1 V बराबर I2 R2। और यहां से फ्लक्स में एक में चेंज यानी कि दूसरे में चेंज, वो दोनों, ये देखो ये एक थ्योरम है यूरोडोम में कि फ्लक्स जो होता है इंडक्टर के थ्रू कांस्टेंट होता है और वो इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं करता। अब इस कॉन्सेप्ट को दूसरे तरीके से समझते हैं। यहां से I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो I1 का वैल्यू अगर I के टर्म में अगर तुम दिखाना चाहते हो तो I1 को क्या लिखोगे? यहां से I1 को लिखोगे L2 I2 बाय L1 लिखोगे ना? हाँ सर, ये लिखोगे L2 I2 बाय L1 प्लस I2, ये भी I2 ये भी I2, कॉमन ले लो I2, तो कितना हो गया L2, ये वहां पे चला गया L1 बाय L1। याद करो वो दिन जब तुम्हें सिखाया था कि करंट जिसमें होता है वो दूसरे पे डिपेंड करता है। मतलब ये हो जाएगा L1 बाय L1 प्लस L2 इंटू आई। सर ये इंडक्टर तो नाम का है, खेल तो सारा रेसिस्टर वाला खेल रहा है, हाँ, लेकिन नाम का नहीं है इंडक्टर। इसके अपने तगड़े चीज है, इसका अपना एक कॉन्सेप्ट है जो कि अभी मैं सिखाऊंगा सर्किट एनालिसिस में। इसका अपना चीज जो है वो अभी सिखाऊंगा। तो I2 क्या हो जाएगा L1 बाय L1 प्लस इंटू L2 I। और I1 अगर बोलोगे तो ये दूसरे पे डिपेंड करेगा, मतलब L2 बाय L1 प्लस L2 इंटू I। यस, यही चीज क्या मैंने तुम्हें पढ़ाया हो तो जबरदस्त आग लगनी चाहिए बच्चों, और पता चल जाना चाहिए मुझे बच्चों को पता था कि अगर दो रेसिस्टेंस था, ये R1 और ये R2, और यहां से धारा प्रवाहित हुआ था, यहां से R1 या R2, तो इसका धारा दोनों का धारा तुम बता देते थे। बोलो हाँ या ना? रेसिस्टेंस का खेल है। यस बच्चा लोग, तो ये जो गेम था वही गेम इंडक्टर का है। पोटेंशियल डिफरेंस पे क्वेश्चन आए, तुम्हें आंख बंद करके सोच लेना है कि ये एक रेसिस्टेंस है और करके आ जाना, देखना सही होगा। ट्रांजिएंट नहीं, वो जो सर्किट में सॉल्व होगा वो तो मैं बता दूंगा, वो तो अभी सॉल्व करना बताता था। लेकिन ये देखो कितना मजेदार चीज तुम्हें फील आ गया कि इंडक्टर पे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन तुम्हें लगेगा और तुम्हें लगेगा कि नहीं आ रहा है, तो तुम इंडक्टर को मान लेना रेसिस्टर और सॉल्व करके आ जाना, देखना आंसर आ जाएगा। समझ में आया? मतलब वैसे ही क्वेश्चन, पोटेंशियल निकालो, करंट निकालो, ये निकालो, वो निकालो, करंट डिवीजन करो, तो ये सब चीज तुम्हें समझ में आना चाहिए और बहुत ही तगड़ा मजा आना चाहिए। यस, तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं बहुत ही बढ़िया, सुंदर और दमकदार तरीके से। यस, थोड़ा ठीक हूं, थोड़ा खराब हूं, अभी चिल्ला के थोड़ा ठीक हूं, लेकिन क्लास ऑफ होने के बाद क्या होगा वो मैं ही जानता हूं। पूरा ये बैक पेन दर्द कर रहा है,
पूरा का पूरा ये वाला पोर्शन दर्द कर रहा है, पूरा पैर दर्द कर रहा है, और ये वाला पोर्शन बहुत दर्द कर रहा है। समझ में आया? तो मस्त मजा आया, तो जीवन का शुरुआत हो जाए। यस, अब ये सारे चीज को एप्लीकेशन कहीं भी होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल तो नहीं लिया हूं अभी, तो तुम लोग ध्यान देना, समझ गए? यस। अब आओ, क्या बता रहा था मैं तुम्हें? अब बता रहा था चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ करंट। देखना तगड़ा मजा आएगा, तगड़ा। ग्रोथ ऑफ इंडक्टर, ठीक, रेडी हो? बहुत ही बढ़िया फील दिलाऊंगा, 15 मिनट का क्लास लूंगा, लेकिन इतना चमकदार चीज बताऊंगा कि तुम बोलोगे आहा मजा आया सर। तो दमकदार चीज अभी बताना है मुझे, अभी छुट्टी की नाम मत लेना। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और ये छुट्टी। तो ये 4 क्वेश्चन और ये छुट्टी, ये कराने के लिए मुझे 15 मिनट चाहिए, और जबरदस्त वाला फील देने के लिए बस तुम लोग ग्रोथ पढ़ाऊंगा आज, डीके नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन ग्रोथ पढ़ा देता हूं, ठीक है? 4-5 क्वेश्चन करा देता हूं, तगड़ा मजा आएगा। ठीक है बेटा, चलो करते हैं अब। ओके बच्चा लोग, धन्यवाद, लव यू, थैंक यू सबको। आप लोग बहुत ही ज्यादा समझ लेते हो और बहुत ही ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान भी देते हो। आज यार पता है मैं रिकॉर्डेड लेक्चर लेने के मूड में था, लेकिन फिर मैंने सोचा यार बच्चों को थोड़ा क्लास लेके दमकदार तरीके से मौज करा देता हूं। चलो आ जाओ, आग लगाना तुम 4 क्वेश्चन करने के बाद। अब पूरा ध्यान देना। ग्रोथ ऑफ करंट का मतलब होता है कि पहले ये बैटरी है और t इज इक्वल टू 0 पे इसको क्लोज किया। सारा ध्यान इधर देना आप, ठीक है? t इज इक्वल टू 0 पे इसको क्लोज करना, तो क्लोज करने के बाद क्या होगा, यहां से बैटरी से ये करंट निकला, तो किसी भी t टाइम पे जब शुरुआत किया तब क्या हुआ मुझे नहीं पता है। t इज इक्वल टू 0 पे तो तुम्हें पता ही है करंट जो है कितना, t इज इक्वल टू 0 पे की जस्ट क्लोज, तो करंट भी नहीं होगा। जब शुरुआत ही हुआ तो करंट जाने में समय लगता है इंडक्टर में। हाँ सर, अब पूरा का पूरा एकदम ध्यान पूर्वक सुनना। तो सर ये बैटरी है आपका, इससे करंट गया किसी भी टी टाइम पे, यानी कि t इज इक्वल टू टी टाइम पे करंट जो है सर्किट में वो आई है। इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट एनालिसिस। मैं क्या कर रहा हूं, ट्रांजिएंट एनालिसिस कर रहा हूं। थैंक यू बच्चा लोग, चलिए ध्यान दीजिए। ट्रांजिएंट एनालिसिस, ट्रांजिएंट एनालिसिस सर्किट का बता रहा हूं, ठीक है? ओके, अब जरा सा ध्यान देना यहां पे। यहां पे t इज इक्वल टू टी पे करंट एंटर किया, इंडक्टर में कुछ करंट आया। इंडक्टर एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, ठीक? करंट क्योंकि इसमें आना शुरू हो गया, बढ़ रहा है, तो बैटरी का रूपरेखा कुछ ऐसा होगा। हाँ, क्योंकि ये घटाने की कोशिश करेगा, और इसमें करंट का रूपरेखा कुछ ऐसा होगा। इसका बैटरी LdI/dt होगा। तुम्हें इतना आसान बना दिया मैंने ना ये लिख के कि डायरेक्शन ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ऐसे क्वेश्चन में, तो डायरेक्शन को यहां पे हमने चेंज कर दिया है ना, है ना? अब ये वाला क्या करोगे तुम, यहां से करंट ऐसे जा रहा है, आगे वाला लोगे, आगे वाला के लिए क्या लिखोगे, -LdI/dt। यहां से KVL इक्वेशन लिखो। KVL क्या होता है, पूरा लूप में वोल्टेज लिखना है और उसको 0 के बराबर करना है। तो KVL लिखना है लूप में, KVL सर किसी में भी चलता है? यस। क्या मैंने तुम्हें कैपेसिटर में भी लिखना सिखाया? यस। क्या तुम्हें रेसिस्टर में सिखाया? यस। क्या इंडक्टर में सिखा रहा हूं? यस। क्या इंडक्टर, रेसिस्टर, कैपेसिटर तीनों मिला के भी लिख सकते हैं? यस। KVL एक एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन है, दुनिया के किसी भी सर्किट में वैलिड है। ओके सर, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। यहां से शुरू करो तो ये लिखो +E माइनस, मैं ऐसे लिखता हूं E, इस E को हटा ही देता हूं। यहां से लिखा हो गया +E, फिर यहां से हो गया, ये हो गया क्या, -LdI/dt, क्योंकि आगे वाला है। और यहां पे क्या होगा, -IR, और ये किसके बराबर, 0 के बराबर। क्या ये KVL इक्वेशन हर एक बच्चा को एकदम जबरदस्त मजा दिया है? तो आग लगानी है बच्चों तुम्हें। ओके सर, ये KVL आपने दोबारा से याद दिला दिया जो पहले आपने सिखाया था करंट, इलेक्ट्रिसिटी में, कैपेसिटर में, फिर इंडक्टर में। यस। अब क्या करोगे सर आप,
अब तुम्हें पता है कि आई को आई के पास करेंगे तभी इंटीग्रेटेबल होता है, तो इसको उधर ले जाता हूं, तो ये उधर ले गया तो हो गया एल डी आई बाई डी टी। ओके, ये बचा ई माइनस आई आर। ओके, अब मैं क्या करता हूं, आई को आई के पास ले जाता हूं, तो ये डी टी को इधर भेज देता हूं और डी आई के नीचे ये रखता हूं, तो क्या हो जाएगा फाइनली, देखो जल्दी से, हो जाएगा डी आई के नीचे, डी आई के नीचे ई माइनस आई आर, ई माइनस आई आर, और डी टी आ गया इधर और एल आ गया नीचे, तो हो गया 1/L इंटू डी टी। अब हमें क्या चाहिए, ट्रांजिएंट एनालिसिस। ट्रांजिएंट एनालिसिस का मतलब क्या होता है, थैंक यू बच्चा लोग, आग जबरदस्त लगाए हो तुम लोग और तुम्हें समझ में आ रहा है, थैंक यू। ट्रांजिएंट एनालिसिस का मतलब है कि करंट जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तुम्हें निकालना है। अच्छा, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है जब ये बढ़ रहा है, ग्रोथ ऑफ करंट की बात कर रहा हूं। हाँ सर, अब जब आगे का बात करते हो तो ये हमें करंट निकालना है किसी टाइम के फंक्शन में, तो अब क्या करोगे तुम, इंटीग्रेट करोगे तभी तो करंट निकलेगा। यस, तो ये हो गया, जब समय शून्य था तो धारा भी शून्य था, धारा मतलब करंट, जब करंट किसी टी टाइम पे हो गया तो करंट आई हो गया। हाँ सर, जरा सा देखो, इसको जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें बताया है बहुत बार, ये अगर यहाँ आई है और यहाँ आई है, पावर 1 है तो इंटीग्रेशन ln होता है, 1/x का ln x, और 1/ax प्लस b का जो कॉफिशियंट होता है वेरिएबल का उससे डिवाइड करते हो, तो ln e माइनस आई आर लिखते हो और यहाँ पे डिवाइड करते हो किससे, माइनस आर से। क्यों, क्योंकि जो आई का वेरिएबल है उससे डिवाइड करना पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। चलिए आगे, यहाँ पे ये हो जाएगा dt का इंटीग्रेशन t और ये हो जाएगा l, और यहाँ पे लिमिट कितना हो जाएगा, 0 से लेके i। चलिए माइनस आर को उधर भेज दीजिए। अब तुम्हें मजा एक और जबरदस्त आने वाला है, जब तुम माइनस आर को उधर लिखोगे तो लिखोगे माइनस ऑफ आर टी बाय एल। और यहां से एक चीज बता देता हूं मैं, क्या बताता हूं जरा ध्यान से सुनना, चलो अगले पेज में बताऊंगा, पहले इसे देख लो। अब ये माइनस आर तो उधर चला गया सर, इसमें लिमिट रखो, तो आई के जगह आई, तो हो गया ln e माइनस आई आर माइनस ln आई के बदले 0 ln e, और ln x माइनस ln y होता है ln x बाय y। यस, तो ये आ गया है बेटा ln e माइनस आई आर बाय e इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर टी बाय एल। अब यहां से एक चीज होता है, जरा सा उसे समझो। चलो एक और स्टेप के बाद, ln को उड़ाने से e का पावर आता है, बहुत बार ये सब चीज यूज किया हूं, अगर समझ में आ रहा है तो जबरदस्त वाली आग लगाना, जबरदस्त वाली, ताकि समझ में आ जाए, बच्चों को सही में समझ में आ रहा है। यहाँ पे ln अगर उड़ाओगे तो ये e के पावर में चढ़ जाता है सर, e का पावर माइनस आर टी बाय एल, और ये वाला चीज फ्री हो जाता है, फ्री हो गया मतलब e के नीचे e1 हो गया, और ये आई आर के नीचे हो गया सर r बाय ई इंटू आई। क्या ये बात एकदम तगड़ा समझ में आ गया है? यस। अब देखो इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई का पावर माइनस आर टी बाय एल इज इक्वल टू, ये उधर गया तो हो गया क्या, आर बाय ई इंटू आई। हमें यही आई चाहिए, जब तुम ये आई निकालोगे तो ये हो जाएगा ई ऊपर आर नीचे, हो गया ई बाय आर इंटू 1 माइनस ई का पावर माइनस आर टी बाय एल। अब सिखाऊंगा एक तगड़ा चीज और आंसर न्यूमेरिकल का खटाखट करोगे। धन्यवाद बच्चों, बहुत ही झमाझम मजा आ रहा है सर। अब जरा सा देखना, डायमेंशन का चैप्टर तुम्हें मैं तो नहीं पढ़ाया, लेकिन तुम अगर थोड़ा सा भी पढ़े तो तुम्हें ये बात बता दूं कि e का पावर x का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर डायमेंशनलेस। तो ये टर्म्स डायमेंशन लेस होगा, और कोई भी डायमेंशन लेस होता है तो उसे किसी नंबर से इक्वेट कर सकते हो। तो ये आर टी बाय एल जो लिखे हो तुम, ये एक्चुअल में डायमेंशन लेस होगा। इसके पीछे का रीजन क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर डायमेंशन लेस। तो आर टी बाय एल आर डायमेंशन लेस, तो यहां से तुम लिखोगे आर टी बाय एल का जो डायमेंशन होगा वो कुछ नहीं होगा, क्या होगा 1। क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो होता है वो क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो यहां से तुम देखोगे ये t जो होगा वो l बाय r के बराबर हो जाएगा,
और एल बाय आर का डायमेंशन जो है वो टाइम के डायमेंशन के बराबर है, जिसे हम बोलते हैं एक अलग नाम, और उसे बोलते हैं टाइम कांस्टेंट ऑफ एल आर सर्किट। टाइम कांस्टेंट ऑफ एल आर सर्किट, इसको टाउ से डिनोट करते हैं। किससे? टाउ। तो टाउ का वैल्यू क्या होता है? एल बाय आर। तो ये होता है टाइम कांस्टेंट ऑफ एल आर सर्किट। तो इसका डायमेंशन एल बाय आर का किसके बराबर होगा? टाउ के। जैसे वहां पे टाइम कांस्टेंट सिखाया था कैपेसिटर में, अगर तुम्हें याद हो तो बताना कि सर आपने आरसी बताया था, और यहां पे क्या बताया बेटा? टाइम कांस्टेंट एल बाय आर। यानी कि इस एल बाय आर को दुनिया एक और नाम से जानती है, जिसे बोलते हैं टाइम कांस्टेंट ऑफ एल आर सर्किट। तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं I इज इक्वल टू, और E बाय आर क्या है ये अभी मैं बताऊंगा। ये मैक्सिमम करंट है इस सर्किट में। कैसे? अभी तुरंत बताऊंगा। क्यों मैक्सिमम? अभी तुरंत बताऊंगा। पहले देखो I इज इक्वल टू, जरा ध्यान देना, एकदम तगड़ा चीज चल रहा है बेटा। I इज इक्वल टू, यहां पे देखो, E बाय आर इंटू 1 माइनस E का पावर माइनस टी बाई टॉ। दिस इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट। अब यदि मैं पूछूं जब शुरुआत हुआ था तो करंट कितना था, तो तुमको अगर मैं पूछूं, इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट एलआर सर्किट। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है लॉन्ग टाइम। जब भी कभी स्टेडी स्टेट बोलूं तो इसका मतलब होता है लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम, या फिर t इज इक्वल टू इंफिनिटी, या फिर करंट इन द सर्किट इज कांस्टेंट। इन तीन का मतलब होता है स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है लॉन्ग टाइम या इनफाइनाइट टाइम, यानी कि जब समय बहुत ज्यादा हो गया तब तुम बताओ सर्किट में करंट कितना था, उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट एनालिसिस। तो t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे धारा जो होगा वो कितना होगा? वो जाएगा E बाय आर इंटू 1 माइनस E का पावर माइनस टी का वैल्यू इंफिनिटी बाय टॉ। अब मजा आएगा जरा सॉल्व करना इसको। इस फंक्शन को सॉल्व करना सिखाता हूं, देखो इधर तगड़ा मजा आने वाला है। E का पावर माइनस इंफिनिटी बाय टॉ, माइनस उड़ाओगे तो होगा 1 बाई ई का पावर इंफिनिटी बाई टॉ। इंफिनिटी को टॉ से डिवाइड करोगे, ये हो जाएगा ई का पावर इंफिनिटी। ई के पावर में इंफिनिटी रखोगे, बहुत बड़ा क्वांटिटी तो होगा, बहुत बड़ा क्वांटिटी। तो ये हो जाएगा 1 बाय ई का पावर इंफिनिटी इज ए ह्यूज क्वांटिटी, और ये नॉट डिफाइंड होता है मैथ्स में, जिसको कि 0 के बराबर हम लिखते हैं। तो ये जब t का वैल्यू इंफिनिटिव है तो ये चीज किसके बराबर हो चुका है? 0 के। तो फाइनली तुम लिखोगे ये i जो है वो हो गया E बाय आर 1 माइनस 0। तो कहने का मतलब जो ये था उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट ही नहीं हो रहा है। पहले सब्ट्रैक्ट होने वाला चीज कुछ तो था, लेकिन अब कुछ होने वाला 0 हो गया। यानी कि ये करंट सबसे ज्यादा करंट है, इसको बोलते हैं मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। और ये कब आया? जब तुम्हारा पास समय बहुत ज्यादा हो गया। कितना? 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन? नहीं, ये टाइम कांस्टेंट बहुत ही कम होता है, 2, 4, 10 मिली सेकेंड। इसी को हम इन्फिनिटी बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 2, 4, 10 साल के बाद आएगा इन्फाइनाइट टाइम। इन्फाइनाइट टाइम 2, 4, 10 मिली सेकेंड है, मतलब 1 सेकेंड का इतना छुटकी सा पार्ट है। अरे भाई साहब, यहां कुछ भी हो जाता है। इनफाइनाइट बोल रहे हैं और ये तो एकदम निपटू वाला चीज है। हाँ भैया, ऐसा ही है। तो ये I मैक्स E बाय आर है, इसीलिए समटाइम्स इस फॉर्मूले को ऐसा भी समझा जाता है। कैसा सर? इसको I मैक्स भी लिखा जाता है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, यहां पे क्या, I इज इक्वल टू I नॉट इंटू 1 माइनस E का पावर माइनस टी बाई टॉ। और यहां से एक तगड़ा चीज लिख सकता हूं, जहां पे I नॉट जो है वो है E बाय आर के बराबर, ओहो, और टॉ जो है वो है L बाय आर के बराबर। तो एक और छुटकी सा फॉर्म आपने बता दिया, हाँ, I नॉट इंटू 1 माइनस E का पावर टी बाई टॉ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही मजा आ गए हो है। तो अब तुम्हें समझ में आएगा कि स्टेडी स्टेट एनालिसिस जब हम करते हैं तो करंट E बाय आर होता है। अब समझो ऐसा क्यों हो रहा है। और शुरुआत में करंट कितना था? एट t इज इक्वल टू 0 करंट कितना है जरा निकाल के भी देख लो। t इज इक्वल टू 0 पे करंट जो है वो हो जाएगा E बाय आर इंटू 1 माइनस E का पावर माइनस टी का वैल्यू 0 बाय टॉ। 0 बाय समथिंग इज 0, इसका मतलब ये हो जाएगा E बाय आर इंटू 1 माइनस E का पावर 0। अरे 0 से किसी को डिवाइड करोगे तो 0 होगा।
जीरो बाय समथिंग इज ऑलवेज जीरो, और ई का पावर जीरो इज वन, तो ये हो गया ई बाय आर इंटू वन माइनस वन, मजा आया, वन माइनस वन जीरो, जीरो इंटू समथिंग इज जीरो। यानी कि शुरुआत में करंट कितना था, जब तुमने क्लोज किया स्विच को, जस्ट क्लोज, इसको वर्ड यूज करता है क्या, जस्ट क्लोज, तब करंट कितना था, जीरो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि सर्किट जो है उसमें इंडक्टर खतरनाक रोल किया हुआ था। मैंने सर्किट को तो क्लोज कर दिया, मतलब करंट ही नहीं है सर्किट में। इसका क्या मतलब, इंडक्टर्स बिहेव्स एज अ ओपन सर्किट। तो t इज इक्वल टू जीरो में इंडक्टर कैसा बिहेव किया है, t इज इक्वल टू जीरो में इंडक्टर कैसा बिहेव किया है, ओपन सर्किट की तरह। यानी कि एट t इज इक्वल टू जीरो या जस्ट क्लोज, कुछ भी लिखो, अगर सर्किट ऐसा है, इंडक्टर, रेसिस्टर और बैटरी, तो ये कैसा बन जाएगा, t इज इक्वल टू जीरो में ये ऐसा बन जाएगा, ये खाली हो जाएगा, और यहां पे रेसिस्टर होगा और ये बैटरी होगा। अरे भाई ऐसा गेम, हाँ। यानी कि t इज इक्वल टू जीरो पे इंडक्टर जो होगा वो हाई रेसिस्टेंस पैदा करता है, इंडक्टर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, ऐसे खाली कर दो, ये मतलब होता है। हाँ भाई हाँ। और जब मैंने इनफाइनाइट टाइम दे दिया तब तो और मजा आया, इंडक्टर का कोई रोल ही नहीं है, ये करंट जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एल है। अरे भाई साहब, यानी कि ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ एल है, मतलब एल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सर्किट का बिहेवियर प्योरली रेसिस्टिव है। तगड़ा गेम हो गया है बेटा। तो एट टी इज इक्वल टू इंफिनिटी या लॉन्ग टाइम, या फिर लॉन्ग टाइम, या फिर स्टेडी स्टेट, या फिर स्टेडी स्टेट, इसमें इंडक्टर कैसा बिहेव कर रहा है, इंडक्टर बिहेव कर रहा है सर जीरो रेसिस्टेंस वायर की तरह, है ना। कैसा बिहेव कर रहा है इंडक्टर, जीरो रेसिस्टेंस वायर की तरह। यानी कि ये ऐसा हो गया, ये रेसिस्टर हो गया, क्योंकि धारा तो कितना है, ई बाय आर, तभी तो ई है और आर है, और ये तुम लिखते हो आई, आई ई बाय आर कब लिखोगे, जब इंडक्टर का कोई रोल ही नहीं होगा। यानी कि इंडक्टर कैसे बिहेव कर रहा है, जीरो रेसिस्टेंस वायर की तरह। सर बढ़िया, मजा आया। तो तगड़ा क्वेश्चन, 3 मिनट और लूंगा बेटा, सारे क्वेश्चन तुम यूं करोगे कि तुम समझ नहीं सकते। सर ये रहा बढ़िया बढ़िया चीज। तो ग्राफ यहां पे सर समझ में आ गया हमें, ये एलआर सर्किट का ग्राफ है, किसका, चार्जिंग का नहीं, ग्रोथ का, ग्रोथ ऑफ करंट का। तो हमने समझ लिया है सर कि करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा था, शुरुआत में करंट तो जीरो था, लेकिन धीरे धीरे करंट जो हो गया वो हो गया है कितना, ई बाय आर, जो कि मैक्सिमम के बराबर हो गया, और यही मैक्सिमम करंट है। और किसी एक टाइम कांस्टेंट में देखो तो t इज इक्वल टू टॉ रख के बताना, तो ये कितना हो गया, तो तुम्हें पता चलेगा ये 63% चार्ज हो गया था, है ना। ये भी बात हमें समझ में आ गया। बस बेटा 3 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर छुट्टी ही छुट्टी है। तो ये रहा सर आगे की कहानी, करंट्स के ऊपर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, 2017 का नीट का क्वेश्चन, 2017 का नीट का क्वेश्चन। कुछ बुक्स में यहां पे ना एक कैपेसिटर भी लगा रहता है, तो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कि है क्या रियल, लेकिन ये क्वेश्चन का मैं फिलहाल सॉल्यूशन दे रहा हूं तुम्हें। याद रखना, तुम ये मत बोलना ये क्वेश्चन था या नहीं था, यहाँ पे कैपेसिटर भी है कुछ में, तो मैंने कैपेसिटर लगा के भी तुम्हारे लिए क्वेश्चन लिखा। फटाफट यहां से एकदम बढ़िया तरीके से करना बेटा, मजा आ जाए सर आज तो। हाँ क्या बोल रहे हो, बस 2-3 मिनट में 4 क्वेश्चन करोगे, कितना मजा आएगा सोचो। अरे 7:01 हुआ है, पता है, ये क्वेश्चन कर लो इतने में। फिगर शोज द सर्किट कंटेन्स 3 आइडेंटिकल रेसिस्टर, ओके ठीक है, द आइडेंटिकल इंडक्टर्स, ओके। बोल रहा है आइडियल बैटरी 18 वोल्ट का है, ठीक है, ओके। बोल रहा है करंट आई थ्रू द बैटरी जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। जब स्विच क्लोज करोगे तो इंडक्टर ओपन सर्किट होगा, तो इंडक्टर ओपन हुआ मतलब काट दो, मतलब इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा। इंडक्टर ओपन हुआ मतलब काट दो, तो इसमें भी कोई करंट नहीं जाएगा, सर्किट सिर्फ ऐसा बचेगा, और करंट सिर्फ इस रेसिस्टेंस के थ्रू जाएगा। करंट का वैल्यू हो जाएगा ई बाय आर, और आंसर हो जाएगा 18, और आर का वैल्यू कितना है भैयो,
9, तो आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर। ये लो मजा जीवन का। इतना आसान होता है क्या क्वेश्चन? और ये रेसिस्टेंस का वैल्यू 9 ओम है, तो 2 मिली एम्पियर नहीं 2 एम्पियर वाला आंसर होगा। ये भी बड़ा ही लफड़ा था, 2 एम्पियर वाला आंसर होगा, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे जब तुमने क्लोज किया सर्किट को, उस टाइम पे आंसर सी। यस, थैंक यू बच्चा लोग, मजेदार, दमकदार, चमकदार। अगला क्वेश्चन ये रहा सर। फिगर शोज द एलआर सर्किट व्हेन द स्विच एस इज क्लोज्ड, द करंट थ्रू द रेसिस्टर R1 R2 R3, मतलब जस्ट क्लोज करने के बाद करंट, फटाफट बोलना। करंट क्लोज हुआ, इंडक्टर है, करंट नहीं होगा, मतलब I2 का वैल्यू कितना आया? 0। I3 में इंडक्टर है, करंट नहीं जाएगा, कितना हुआ? 0, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे इंडक्टर बिहेव करता है ओपन सर्किट। मजेदार बात है सर। और यहां पे धारा जाएगा खुपाच खुपाच खुपाच, मतलब ये वाला करंट जो होगा I1 वो हो जाएगा E/R1। देखो किधर आया, मजेदार बात। बच्चों क्या मजा आ गया है जीवन का? ये हो गया I1 का वैल्यू E/R1 I2 R3। अरे भाई अगला क्वेश्चन, तगड़ा आग लगाना बेटा, जबरदस्त मजा दिए हो तुम जीवन का, फटाफट। द स्विच सोन इन द सर्किट इज क्लोज्ड एट t इज इक्वल टू 0। खुपाच। ओके, और इस बार कैपेसिटर भी है भाइयों। t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर जाने देता है, इन्फिनिटी पे नहीं जाने देता। कैपेसिटर का रूल भी सिखा रहा हूं, देखो। ओके, इंडक्टर से जाएगा नहीं 0 पे, यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे गेम अलग होगा इस बार, और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे गेम अलग होगा इस बार। अरे भाई दो गेम है। हाँ, बोल रहा है द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द सर्किट, t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 पे ये नहीं जाने देगा, लेकिन ये जाने देता है। तो सर्किट में ये कार इधर, एक कार इधर, तो टुक 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 टुक, ये हो जाएगा E/2R। ओके चलो, और जब इन्फिनिटी हुआ तो ये जाने नहीं देगा, ये इन्फिनिटी हुआ तो ये जाने देगा, तो ये R और ये भी R, तो ये क्या हो जाएगा? फिर से हो जाएगा E/2R। अरे भाई मजा आ गया सर। E इन्फिनिटी पे भी यही है, I 0 पे भी यही है, मतलब रेशियो लेना है दोनों का। हाँ, तो आंसर क्या हो गया भैया? जल्दी बता दे बेटा। 1:1। वाह बेटा, बोला था ना। लास्ट क्वेश्चन ये रहा, जल्दी बता दो। बोल रहा है इन द गिवन सर्किट बल्ब विल बिकम सडनली ब्राइट। सडनली ब्राइट क्यों होगा यार? जब तुम क्लोज करोगे, जब तुम क्लोज करते हो तब तो धारा धीरे धीरे बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। देखो, जब तुम क्लोज करते हो तो करंट एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, अब नॉर्मली ग्लो नहीं कर रहा है। अच्छा, तो जब तुम ओपन किए, क्लोज किए, तब तो नहीं होगा सर। स्विच इज क्लोज्ड और ओपन। अच्छा, क्लोज्ड में तो नहीं, ये तो गलत हो गया। क्लोज्ड में तो नहीं, गलत हो गया। अब बचा ओपन। अब क्या होगा? शुरुआत में इंडक्टर है, तो इंडक्टर तो ऐसे ऐसे होगा, लेकिन जैसे इसको तुम ओपन करोगे, निपटाओगे, खुबाच, क्या होगा? ये करंट को एकदम से बढ़ाएगा, क्योंकि जैसे ही तुम इसे हटाओगे ये तुरंत से छोड़ना चाहेगा। जैसे इसमें करंट कम होगा, ये LdI/dt इसके अंदर पैदा होगा, और वो इतना ज्यादा पैदा होगा कि ये सारा का सारा करंट इसके क्रॉस भागेगा। तो जब इसको तुम ओपन करोगे तब तुरंत से LdI/dt आएगा, और जब स्विच को ओपन करते हैं तब ये काम होता है। अगर बेटा एकदम जबरदस्त फील ले लिए हो, मजा ले लिए हो, तो तगड़ा आग लगा दो, और मिलेंगे बेटा जबरदस्त तरीके से नेक्स्ट क्लास में। तो आज हमारा जो मकसद था वो पूरा होता हुआ है। एक चीज अब हम डीके ऑफ करंट बस देखने वाले हैं। हमने सारा कुछ देख लिया है, इसका भी एडी करंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा थियोरेटिकल है, वो सब आप लोग एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा। तो मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, खुश रहिए, और पढ़ाई करते रहिए, और इसी तरीके से मस्त मजा लेते रहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, जियोलॉजी और PW का एकदम से इतना सिलेक्शन बनाइए कि मजा ही आ जाए, बच्चों को पढ़ा के लगे कि यार पूरा इंडिया का डॉक्टर इधर से ही बन रहा है। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चा लोग। चलिए, लव यू बच्चा लोग, बाय बाय बच्चा लोग।